ड्रामा की स्टार्टिंग में अपने हैंडसम हीरो को देखते हैं। उसके पास हमारी फीमेल लीड जी श्वान आती है। वो उसे कहता है कि मैनेजर जी की क्रिएशन काफी सेक्सी है। इन लोगों के बीच में काफी घमासान रोमांस होने लगता है। सॉन्ग कहता है कि अब तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए, जिस पर जी श्वान बोलती है कि तुम आज बस कर लो। फिर इन लोगों के बीच रोमांस चालू हो जाता है। अगले सीन में सॉन्ग को फोन पर मैसेज आता, जिस पर उसका दोस्त अचानक से जी श्वान को पहचान लेता है। वो सॉन्ग चाओली को ओल्ड सॉन्ग कहकर बुलाता है और कहता है कि अब उसे याद आ गया है कि जीशवान आखिर कौन है। सारी बात समझते ही वो सॉन्ग चाओली का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो इतने समय से चुपचाप किसी बच्चे को पालने जैसा लंबा गेम खेल रहा था। यानी सॉन्ग चाओली और जीशवान का कनेक्शन आज का नहीं बल्कि कई साल पुराना है। दूसरी तरफ जी श्वान को टीचर जांग का फोन आता है। टीचर जांग उसे एक अच्छी खबर देते हुए बताते हैं कि किसी व्यक्ति ने उसकी इन्फॉर्मेशन देखी है और उसकी पढ़ाई स्पॉन्सर करने का फैसला किया है। ये सुनकर जी श्वान बहुत खुशी से पूछती है कि क्या उसे उस व्यक्ति का कांटेक्ट मिल सकता है। वो अपने बेनिफैक्टर से खुद मिलकर उसे धन्यवाद देना चाहती है, लेकिन टीचर जांग बताते हैं कि स्पॉन्सर अपनी पहचान सामने नहीं लाना चाहता। वो एनोनिमस रहकर ही उसकी सहायता करेगा। जी श्वान को केवल उसका ईमेल एड्रेस दिया जा सकता है जिसके जरिए वो उससे संपर्क कर सकती है। जी श्वान इस बात के लिए तैयार हो जाती है और टीचर जांग से ईमेल भेजने के लिए कहती है। फिर वो बार बार उनका धन्यवाद करती है क्योंकि इस फाइनेंशियल हेल्प से उसकी पढ़ाई जारी रह सकती है। कुछ समय बाद ऑफिस में सॉन्ग चाओली किसी कर्मचारी के काम से नाराज दिखाई देता है। वो कहता है कि अगर उसके पास कोई अच्छा आइडिया नहीं है तो उसे वापस जाकर आराम करना चाहिए। बेवजह उसका समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। वो कर्मचारी को एक दिन की छुट्टी लेकर स्ट्रेस कम करने और दिमाग साफ होने के बाद काम दोबारा करने के लिए कहता है। इसी दौरान कुछ लोगों का ध्यान एक कम उम्र की लड़की पर जाता है जो सॉन्ग चाओली के कमरे से बाहर निकली है। वे हैरान होकर पूछते हैं कि वो कौन है और प्रेसिडेंट सॉन्ग के कमरे से कैसे बाहर आई। लड़की को देखकर उनके बीच तरह तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। सी याओ भी उस लड़की के बारे में जानना चाहती है। वो सॉन्ग चाओली से सीधे पूछती है कि वो महिला कौन थी। सॉन्ग चाओली ठंडे अंदाज में जवाब देता है कि इसका उससे क्या संबंध है, मगर सी याओ खुद को उसकी फियांसे बताते हुए कहती है कि उसे इस बात का जवाब मिलने का पूरा अधिकार है। इस पर सॉन्ग चाओली साफ कर देता है कि सी याओ किससे शादी करना चाहती है या अपने भविष्य के लिए क्या फैसला लेती है, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। यानी सी याओ भले ही खुद को उसकी फियांसे मान रही हो, लेकिन सॉन्ग चाओली इस रिलेशनशिप को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रहा। इसके बाद सी याओ सीधे जी श्वान के पास पहुंच जाती है। वो पहले उससे पूछती है कि क्या वही उस सेक्स स्कैंडल में शामिल महिला है। जी श्वान उसकी पहचान पूछती है तो शाई याओ खुद को सॉन्ग ग्रुप की मार्केटिंग मैनेजर बताती है। साथ ही वो ये भी कहती है कि एक तरह से वो जी श्वान की क्लाइंट भी है। जी श्वान शांति से पूछती है कि आखिर वो कहना क्या चाहती है। सी याओ पहले जानबूझकर उसे परेशान करती है और फिर माफी मांगने का नाटक करते हुए कहती है कि उससे गलती हो गई। आखिर में वो अपना असली परिचय देते हुए कहती है कि वो सॉन्ग चाओली की फियांसे है, इसलिए जी श्वान को अपनी सीमा में रहना चाहिए। जी श्वान उसके इस वार्निंग से बिल्कुल नहीं डरती। वो साफ कह देती है कि उसे सॉन्ग चाओली में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए साई याओ को उसे अपना इमेजिनरी एनिमी बनाने की जरूरत नहीं। मगर साई याओ तुरंत पूछती है कि अगर उसे सॉन्ग चाओली में दिलचस्पी नहीं है तो फिर वो उसके बेड तक क्यों पहुंची थी। जी श्वान जवाब देती है कि वो केवल सॉन्ग चाओली के साथ मजाक कर रही थी। शी याओ हैरानी से पूछती है कि क्या प्रेसिडेंट सॉन्ग उसके लिए कोई खिलौना है। तभी बात इस सवाल तक पहुंचती है कि क्या जी श्वान इस गेम को आगे भी जारी रखना चाहती है। सॉन्ग चाओली के दोस्त पहले रिलेशनशिप को लेकर मजाक करते हैं। किसी को दूर से बुलाकर डॉग की तरह घुमाने, कमजोर होने और मिस्ट्रेस बनकर फेल होने जैसी बातें कही जाती हैं। लाओ बे खुद को हार्ट ब्रेक का इलाज करने वाला इमोशनल काउंसलर बताता है, लेकिन उससे पूछा जाता है कि क्या वो खुद कभी रिलेशनशिप में रहा भी है। इसके बाद एक दोस्त सॉन्ग चाओली से माफी मांगते हुए कहता है कि उसका इरादा पीछे से उसकी बुराई करने का नहीं था। सॉन्ग चाओली उसे अपने काम से मतलब रखने को कहता है। बातों बातों में उसका दोस्त पूछता है कि क्या जी श्वान जानती है कि उसकी पढ़ाई स्पॉन्सर करने वाला असली बेनिफैक्टर सॉन्ग चाओली है। सॉन्ग चाओली कहता है कि जी श्वान को इस बारे में कुछ नहीं पता और ये बात उसके सामने बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। वो नहीं चाहता कि जी श्वान केवल एहसान या ग्रैटिट्यूड के कारण उसके साथ रहे। वो चाहता है कि अगर जी श्वान कभी उसे चुने तो अपनी सच्ची फीलिंग्स की वजह से चुने। दोस्त उसका मजाक उड़ाता है कि उसने जी श्वान पर पैसा भी खर्च किया, मेहनत भी की और फिर सारा क्रेडिट छिपाकर बैठा है। मगर सॉन्ग चाओली कहता है कि जी श्वान को ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्त बताता है कि वो कई साल से उससे एक सवाल पूछना चाहता था। उसने पहली बार जी श्वान को स्पॉन्सर करने का फैसला क्यों किया था। ये सवाल सुनकर सॉन्ग चाओली अपने पुराने किडनैपिंग इंसिडेंट को याद करने लगता है, जिसमें उसे और उसके बड़े भाई को किडनैप किया गया था।
6 साल पहले जी शुआन के पिता जी जियान्ने ने बिजनेस शुरू करने के लिए काफी पैसा उधार लिया था, मगर बाद में एक एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई और पूरा कर्ज जी शुआन तथा उसकी मां के ऊपर रह गया। डेब्ट कलेक्टर्स उनके घर पहुंचकर कहते हैं कि जी जियान्ने मर चुका है, लेकिन उसका कर्ज अभी बाकी है और उसे उसकी पत्नी तथा बेटी को चुकाना होगा। वे जी शुआन को धमकी देते हैं कि अगर उनके पास पैसे नहीं हैं तो उन्हें अपना घर देकर कर्ज चुकाना पड़ेगा, लेकिन जी शुआन तुरंत मना कर देती है। वो कहती है कि यह घर उसे उसके पिता से मिला है और वो इसे कभी नहीं बेचेगी। उसके पिता ने जितना पैसा लिया था उसका एक एक हिस्सा वो खुद लौटाएगी। कलेक्टर्स उसकी उम्र देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं और पूछते हैं कि इतनी छोटी लड़की इतना बड़ा कर्ज कैसे चुकाएगी, मगर जी शुआन पीछे हटने के बजाय कहती है कि वे चाहे आज उसे जान से मार दें या फिर उसके साथ एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। उसके पिता ने कर्ज लिया था, इसलिए वो जी शुआन बनकर हर पैसा वापस करेगी। उसकी हिम्मत देखकर सामने वाला आदमी भी मान जाता है। वो कहता है कि जी शुआन उससे भी ज्यादा रूथलेस निकली और अब सब कुछ उसी की शर्त के अनुसार होगा। जी शुआन फिर अपनी माँ को संभालकर वहां से ले जाती है। सोंग चाओली अपने दोस्त को बताता है कि अपने बड़े भाई की मौत के बाद वो पूरी तरह टूट चुका था। उस समय उसे जीने की कोई इच्छा नहीं बची थी, लेकिन तभी उसने जी शुआन को देखा, जिसके ऊपर अपने पिता का भारी कर्ज था। इतनी मुश्किल सिचुएशन में होने के बावजूद जी शुआन हिम्मत नहीं हार रही थी और जीने के लिए पूरी ताकत से संघर्ष कर रही थी। दोस्त ये बात सुनकर सीधे पूछता है कि क्या उसी समय सोंग क्योली को जी शुआन से प्यार हो गया था। सोंग क्योली इस सवाल का सीधा जवाब नहीं देता। तभी दोस्त सुबह की घटना का जिक्र करता है और कहता है कि उसने सुना है जी शुआन उसके कमरे से बाहर निकली थी। सोंग क्योली बात को हल्का बनाते हुए कहता है कि वो केवल उसके साथ थोड़ा मजाक कर रहा था। जी शुआन को लगता है कि उसने सोंग चाओली से कुछ गलत कह दिया था, इसलिए वो असिस्टेंट च्यू से पूछती है कि प्रेसिडेंट सोंग इस समय कहाँ है, क्योंकि वो पर्सनली जाकर माफी मांगना चाहती है। कुछ देर बाद उसे बताया जाता है कि सोंग चाओली बीच पर है। जी शुआन वहां जाकर उसे कंफर्ट कर सकती है, क्योंकि प्रेसिडेंट सोंग इतनी छोटी बात पर हमेशा नाराज रहने वाला व्यक्ति नहीं है। जी शुआन बीच पर पहुंचकर सोंग चाओली को आवाज देती है। उसे देखकर वो ऐसा दिखाती है जैसे दोनों का यहाँ मिलना केवल एक कोइंसिडेंस हो। वो पूछती है कि क्या मैनेजर जी को भी रनिंग पसंद है। जी शुआन उसकी बात टालते हुए पूछती है कि अगर वो रनिंग करने आया है तो सूट पहनकर क्यों घूम रहा है। आखिर जी शुआन सीधे मुद्दे पर आती है और कहती है कि वो खास तौर पर उससे माफी मांगने आई है। सुबह उससे कुछ गलत शब्द निकल गए थे, इसलिए सोंग चाओली को उसे दिल पर नहीं लेना चाहिए। सोंग चाओली पूछता है कि क्या वो सच में उससे माफी मांग रही है। फिर वो कहता है कि जी शुआन को उससे नहीं बल्कि अपने क्लाइंट से माफी मांगनी चाहिए। जी शुआन पूछती है कि दोनों में क्या फर्क है। सोंग चाओली कहता है कि फर्क बहुत बड़ा है। जी शुआन उसे याद दिलाती है कि शुरुआत से ही सोंग चाओली उसका क्लाइंट था। इस पर सोंग चाओली एक शर्त रखता है। वो कहता है कि दोनों होटल तक दौड़कर वापस जाएंगे और अगर जी शुआन उससे तेज निकली तो वो उसे माफ कर देगा। जी शुआन उसकी चुनौती स्वीकार कर लेती है। दोनों की रनिंग के साथ एक रोमांटिक सॉन्ग शुरू हो जाता है, जिसमें रात, ट्रैफिक और किसी के इंतजार की बातें होती हैं। इसी दौरान जी शुआन और सोंग चाओली के बीच फिर पुराने रिलेशनशिप की चर्चा छिड़ जाती है। किसी शाओजिंग के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने की बात भी सामने आती है। जी शुआन सोंग चाओली को याद दिलाती है कि दोनों ने फैसला किया था कि अब वे केवल काम की बातें करेंगे, लेकिन सोंग चाओली सुबह पूछे गए सवाल को फिर सामने ले आता है। क्या जी शुआन उनके बीच चल रहा ये गेम जारी रखना चाहती है? जी शुआन अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहती है कि उससे गलत बात निकल गई थी। वो इस तरह का गेम अफोर्ड नहीं कर सकती। सोंग चाओली उसे उसके पुराने वाइल्ड स्वभाव की याद दिलाता है और कहता है कि शायद उसी वजह से वो उससे मिल पाया था। वो उस पुराने वादे का भी जिक्र करता है जिसमें दोनों ने कभी अलग न होने की बात कही थी। फिर सोंग चाओली जी शुआन को रात 10 बजे मिंग होटल के रिसेप्शन डेस्क पर आने के लिए कहता है। उसने मैनेजर जी के लिए एक गिफ्ट तैयार किया है। उसी रात होटल के बाहर अचानक बहुत सारे रिपोर्टर्स जमा हो जाते हैं। खबर फैल चुकी है कि सोंग ग्रुप से जुड़ा शाओजिंग 2 खूबसूरत महिलाओं के साथ होटल में मौजूद है। रिपोर्टर्स इस सिचुएशन को काफी एक्सप्लोसिव बताते हुए लगातार फोटोज लेने लगते हैं। शाओजिंग बाहर निकलता है तो रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं। कोई उससे बॉस की पत्नी के साथ होटल में रहने का आरोप पूछता है तो कोई उसकी होने वाली शादी का जिक्र करते हुए एक्सप्लेनेशन मांगता है। शाओजिंग बार बार रिकॉर्डिंग बंद करने और कैमरा हटाने के लिए कहता है, मगर कोई उसकी बात नहीं सुनता। वहां मौजूद व्यक्ति जी शुआन को बताता है कि शाओजिंग आसानी से हार मानने वाला नहीं है। उसकी शादी होने वाली है, फिर भी वो होटल में दूसरी महिलाओं के साथ पकड़ा गया। इसके बाद जी शुआन को बताया जाता है कि सोंग चाओली ने जानबूझकर 2 खूबसूरत महिलाओं को बुलाया था, लेकिन वे दोनों होटल रूम के अंदर तक नहीं गई थी। किसी ने शाओजिंग को बाथरूम में 2 पिल्स लेते हुए भी देखा था। इस पर उसका मजाक उड़ाया जाता है कि वो चीटिंग करने के लिए भी मेडिसिन का सहारा ले रहा है।
जी शुआन से कहा जाता है कि वो अच्छी तरह सोच ले कि क्या शाओ जिंग जैसा आदमी सच में भरोसा करने लायक है। इस स्कैंडल के बाद जी शुआन को पता चलता है कि सोंग चाओली ने जानबूझकर 2 महिलाओं की व्यवस्था की थी और उसने उन्हें शाओ जिंग के कमरे तक जाने भी नहीं दिया। जी शुआन हमेशा यही समझती थी कि उसके और सोंग चाओली के बीच केवल एडल्ट्स वाला एक कैजुअल गेम चल रहा है, इसलिए उसे समझ नहीं आता कि सोंग चाओली उसके लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है। तभी उसकी मुलाकात सोंग चाओली से होती है। वो हैरानी से पूछती है कि सोंग चाओली यहाँ क्यों आया है, लेकिन बात करते करते उसे महसूस होता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो उसके पास जाकर देखती है और समझ जाती है कि उसे तेज बुखार है। जी शुआन उसे सहारा देती है और अंदर चलकर आराम करने के लिए कहती है। जी शुआन बीमार सोंग चाओली को आराम करने देती है और उसके लिए फीवर रिड्यूसर लाने की बात करती है। बैकग्राउंड में रोमांटिक सॉन्ग चलता रहता है जिसमें प्यार को टूटे हुए रिलेशनशिप के बाद भी बचाकर रखने वाली मेडिसिन बताया जाता है। सोंग चाओली जी शुआन से पूछता है कि क्या वो अभी भी उस बेवफा आदमी से शादी करना चाहती है। जी शुआन कहती है कि उनका ब्रेकअप हो चुका है। ये सुनकर सोंग चाओली बिना घुमाए पूछता है कि क्या अब वो उसे कंसिडर कर सकती है। उसकी बातों के बीच हार्ट और अफेक्शन से जुड़ी लाइन सुनाई देती हैं। जी शुआन खुद को संभालते हुए अपने मन में याद करती है कि वो यहाँ केवल एहसान चुकाने आई है। फिर भी सोंग चाओली के करीब रहते हुए उसके लिए अपनी फीलिंग्स को शांत रखना आसान नहीं हो रहा। गाने में भी यही कहा जाता है कि सामने वाला व्यक्ति उसकी जिंदगी की सबसे चमकदार रोशनी और सबसे ज्यादा याद रहने वाला समय बन चुका है। अगली सुबह सोंग चाओली जी शुआन को ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाता है। जी शुआन उससे पूछती है कि उसे पूरा विश्वास है कि पिछली रात वो सोफा पर सोई थी। सोंग चाओली आराम से बताता है कि उसे लगा जी शुआन सोफा पर ठीक से नहीं सो पाएगी, इसलिए उसने उसे उठाकर बेड पर सुला दिया था। जी शुआन थोड़ा ऑकवर्ड होकर उसका धन्यवाद करती है और साफ कहती है कि उसे किसी की कमजोर हालत का फायदा नहीं उठाना चाहिए। सोंग चाओली बात बदलकर उसे खाना खाने के लिए कहता है। जी शुआन हैरान होती है कि प्रेसिडेंट सोंग खाना भी बना सकता है। खाते हुए दोनों अपने इंडिपेंडेंट होने के समय की बात करते हैं। जी शुआन बताती है कि 6 साल पहले उसके पिता की मृत्यु वाले दिन से ही उसे खुद सब कुछ संभालना पड़ा। सोंग चाओली कहता है कि उसके माता पिता भी गुजर चुके हैं। उसके ग्रैंडफादर केवल उसके बड़े भाई से प्यार करते थे, इसलिए उसने भी बहुत छोटी उम्र से खुद पर निर्भर रहना सीख लिया था। सोंग चाओली उसे खाना खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन जी शुआन कहती है कि वो खुद खा सकती है। इसी समय जी शुआन पिछली रात उसकी पीठ पर देखे बहुत सारे घावों के बारे में पूछती है। वो जानना चाहती है कि क्या उसके ग्रैंडफादर उसे अक्सर मारते हैं। सोंग चाओली केवल इतना कहता है कि अब उसे इसकी आदत हो चुकी है। जी शुआन पूछती है कि उसके ग्रैंडफादर उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। सोंग चाओली जवाब देता है कि वो खुद भी इस सवाल का कारण जानना चाहता है। जब जी शुआन उसकी मदद के लिए धन्यवाद करती है तो सोंग चाओली पूछता है कि क्या ग्रैटिट्यूड जताने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। जी शुआन पूछती है कि वो किस तरह का तरीका चाहता है। सोंग चाओली अपने बड़े और खाली घर की तरफ इशारा करके कहता है कि यहाँ किसी लवर की कमी है। जी शुआन तुरंत अपने फ्रेंड का बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाती है। जी शुआन के जाने के बाद सोंग चाओली अकेले खड़ा उसे देखता रहता है। वो मन ही मन कहता है कि जी शुआन एक बार फिर उसकी जिंदगी में दखल दे चुकी है और इस बार वो उसे कभी जाने नहीं देगा। उधर जी शुआन को एक कॉल आता है। फोन पर उसकी कोवर्कर या फ्रेंड बताती है कि वो किसी चीटिंग बॉयफ्रेंड को सबक सिखाने में उसकी मदद कर रही थी, लेकिन गलती से पेंट गलत कार पर फेंक दिया गया। जी शुआन उससे पूछती है कि आखिर हुआ क्या है और फिर सिचुएशन संभालने के लिए वहां जाने का फैसला करती है। जी शुआन वहां पहुंचती है तो कार का ओनर बताता है कि उसने ये गाड़ी कुछ दिन पहले ही खरीदी थी। वो जी शुआन और उसकी फ्रेंड से सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने को कहता है। फिर वो मजाक करते हुए कहता है कि जी शुआन मुश्किल से एक महिला मानी जा सकती है, इसलिए वो उसे डिस्काउंट दे रहा है। केवल 1 मिलियन देकर वो ये कार अपने नाम कर सकती है। इसी बातचीत के दौरान वो आदमी जी शुआन को ध्यान से देखता है और पूछता है कि क्या वो उसे पहचानती है। वो अपना नाम बोशी बताता है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो खुद को जी शुआन का बेनिफैक्टर बताता है। जी शुआन हैरान रह जाती है। वो आदमी कहता है कि उसने जी शुआन की फंडिंग एप्लीकेशन में उसकी फोटो देखी थी, इसलिए उसे तुरंत पहचान गया। जी शुआन कहती है कि कई साल पहले दोनों की मुलाकात तय हुई थी, लेकिन वो आदमी आया ही नहीं। इसके बाद उसने उसे बहुत सारे ईमेल्स भेजे जिनका कोई जवाब नहीं मिला। जी शुआन अपनी फ्रेंड का परिचय कराती है। उसकी फ्रेंड मजाक में अपने साथ आए व्यक्ति को अपना बेस्ट फ्रेंड और 5th अंकल बताती है, जो दूसरों के लिए लड़ते हुए मुसीबत में फंस गया। जी शुआन बोशी से कहती है कि उसने पढ़ाई के समय जो पैसा दिया था वो उसका एक एक हिस्सा लौटाएगी। बोशी कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि उसके लिए वो बहुत बड़ी रकम नहीं थी, मगर जी शुआन मना कर देती है। उसके लिए ये केवल पैसे की बात नहीं बल्कि पुराने एहसान का सवाल है।
बोशी आखिर एक अलग अरेंजमेंट बताता है। उसकी बेबीसिटर इस समय छुट्टी पर है, इसलिए जी शुआन की फ्रेंड 2 महीने तक उसके घर बेबीसिटर बनकर काम करेगी। इसी काम से कार का 1 मिलियन का नुकसान पूरा मान लिया जाएगा। फ्रेंड ये सुनकर खुश हो जाती है, क्योंकि उसने 20 साल की जिंदगी में कभी इतनी बड़ी सैलरी नहीं देखी। जी शुआन फिर बोशी से पूछती है कि उस समय ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वो तय मुलाकात पर नहीं आया। बोशी कहता है कि कुछ जरूरी काम के कारण उसे देर हो गई और अब उसे उस दिन वापस ना आ पाने का अफसोस है। आखिर जी शुआन तथा उसकी फ्रेंड इस अरेंजमेंट को स्वीकार कर लेती हैं और उसे भरोसा दिलाती हैं कि उसे अपने डिसीजन पर पछताना नहीं पड़ेगा। इसके बाद बोशी यानी लियाओ बे एक लिमिटेड एडिशन वॉच लेकर सोंग चौली के पास पहुंचता है। वो बड़े गर्व से बताता है कि सोंग चौली उस वॉच के लिए उससे हार गया था और ये बिल्कुल नई है, मगर सोंग चौली वॉच से ज्यादा किसी साइंड रिकॉर्ड को देख रहा होता है। लियाओ बे उससे पूछता है कि उसने आखिर ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से सोंग चौली नाराज दिखाई दे रहा है। फिर वो घुमाकर एक सवाल पूछता है, अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया हो लेकिन दूसरा व्यक्ति उस अच्छे काम का क्रेडिट अपने नाम कर ले तो उसे क्या करना चाहिए। सोंग चौली पूछता है कि ये किस तरह का अच्छा काम है। लियाओ बे स्पॉन्सरशिप का एग्जाम्पल देता है। सोंग चौली तुरंत समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ हुई है। तब लियाओ बे पूरी बात बताता है कि जी शुआन की बेस्ट फ्रेंड ने उसकी कार पर ग्रीन पेंट फेंक दिया था। वो जी शुआन को कॉल करने वाली थी और उसी घबराहट में लियाओ बे के मुंह से गलत बात निकल गई। उसने खुद को जी शुआन का स्पॉन्सर बता दिया। अब जी शुआन अपने पुराने बेनिफैक्टर के साथ प्रॉपर मीटिंग अरेंज करना चाहती है। लियाओ बे परेशान होकर सोंग चौली से पूछता है कि इस मीटिंग के लिए कौन सा दिन सही रहेगा। मीटिंग के दिन जी शुआन वहां पहुंचती है और सोंग चौली को देखकर हैरान रह जाती है। लियाओ बे तुरंत सिचुएशन संभालते हुए कहता है कि उसने ही सोंग चौली को बुलाया है। वो बताता है कि सोंग चौली उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है और जी शुआन की कंपनी का क्लाइंट भी है। इसके बाद लियाओ बे जी शुआन को अपने पुराने बेनिफिशियरी के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। जी शुआन कहती है कि उसे खुद पिछली रात ही ये बात पता चली है। वो सोंग चौली के सामने लियाओ बे की अच्छाई की तारीफ करती है और कहती है कि उसने पहले भी इस तरह लोगों की मदद की है। सोंग चौली चुपचाप लियाओ बे का ये पूरा ड्रामा देखता रहता है। फिर वो उसके प्रोफाइल और उसके बनाए हुए नाम की यूनिकनेस पर तंज करता है। जी शुआन लियाओ बे को एक बार फिर धन्यवाद देती है, जबकि असली बेनिफैक्टर उसके सामने बैठा सोंग चौली ही है। कुछ समय बाद सोंग चौली जी शुआन को याद दिलाता है कि मैनेजर जी ने अभी तक उसे एक मील देना बाकी रखा है। जी शुआन पूछती है कि ये मील उसे अपने बेनिफैक्टर को धन्यवाद देने के लिए देना चाहिए या अपने क्लाइंट के लिए। लियाओ बे तुरंत कहता है कि जाहिर है ये खाना स्पॉन्सर को धन्यवाद देने के लिए होना चाहिए। सभी बारबेक्यू खाने के लिए बैठते हैं। जी शुआन स्क्यूअर्स लेकर आती है और सोंग चौली को बैठने के लिए कहती है। सोंग चौली लियाओ बे से पूछता है कि उसने जो वॉच दी थी उसका क्या हुआ। फिर वो जी शुआन को अपना रोस्ट बीफ टेस्ट करने के लिए कहता है। लियाओ बे अपने और जी शुआन के बीच ईमेल्स बंद होने का कारण बताते हुए कहता है कि उसका अकाउंट हैक हो गया था, इसलिए जी शुआन के मैसेजेस उस तक नहीं पहुंचे। जी शुआन मान लेती है कि शायद इसी वजह से वर्षों तक उनका संपर्क नहीं हुआ, लेकिन सोंग चौली धीरे से लियाओ बे से पूछता है कि वो ये फैमिली रियूनियन ड्रामा आखिर कितने समय तक चलाने वाला है। जी शुआन बीच में लियाओ बे को खुद ग्रिल किया हुआ बीफ देती है, मगर वो खाने से मना कर देता है। सोंग चौली उसे अपना बीफ खाने के लिए देता है, जबकि कोई वाइन लेने बाहर चला जाता है। वापस आने पर सभी ड्रिंक शुरू करते हैं और साथ में टोस्ट करते हुए कहते हैं कि अच्छा खाओ, अच्छा पियो और लंबी जिंदगी जियो। बारबेक्यू और वाइन के बीच एटमॉस्फेयर काफी हल्का हो जाता है। कोई फ्लावर्स देखकर पूछता है कि उन्हें किसने भेजा है। सभी दोबारा चीयर्स करते हैं और खाने की तारीफ करते हैं। थोड़ी देर बाद जी शुआन लियाओ बे से पूछती है कि उसने अपना नाम बोशी क्यों रखा। लियाओ बे कहता है कि उसने ये नाम बस यूं ही सोच लिया था, लेकिन सोंग चौली उस नाम का मजाक उड़ाते हुए उसका अजीब मतलब निकाल देता है। जी शुआन समझ जाती है कि दोनों के बीच कुछ अलग ही खींचतान चल रही है। सोंग चौली कहता है कि उन्होंने काफी खा पी लिया है और अब उन्हें जाना चाहिए। लियाओ बे कहता है कि वो थोड़ी देर बाद जाएगा, लेकिन सोंग चौली वहीं रुककर जी शुआन को घर छोड़ने की तैयारी करता है। ड्रिंक्स के बाद जी शुआन ठीक से चलने की हालत में नहीं होती। सोंग चौली उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन जी शुआन जिद करती है कि वो किसी शांशन के साथ जाएगी। सोंग चौली कहता है कि लियाओ बे उसे घर ले जा रहा है, इसलिए जी शुआन को उसके साथ चलना होगा। जी शुआन पूछती है कि सोंग चौली अभी तक गया क्यों नहीं। सोंग चौली कहता है कि अगर वो चला गया तो उसकी देखभाल कौन करेगा। वो जी शुआन को संभालकर अपने साथ ले जाने लगता है। इसी दौरान जी शुआन की नजर सोंग चौली की रिंग पर पड़ती है। वो पूछती है कि इस रिंग के पीछे क्या मीनिंग है। सोंग चौली बताता है कि ये रिंग उसके बड़े भाई ने मरने से पहले उसे दी थी। ये सुनकर जी शुआन तुरंत माफी मांगती है। सोंग चौली नशे में जी शुआन से पूछता है कि पिछले कुछ सालों में उसकी जिंदगी कैसी रही। जी शुआन उल्टा उससे पूछती है कि क्या उसे देखकर लगता है कि वो ठीक रही होगी। फिर वो पूछती है कि क्या सभी पुरुष चीट करते हैं। सोंग चौली कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है।
जी शुआन सॉन्ग चौली से पूछती है कि उसे किस तरह की चीज़ें पसंद है। वो जवाब देता है कि उसे कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग पसंद है। जी शुआन मजाक में पूछती है कि क्या उसे कंक्यूबाइन रखना पसंद है। सॉन्ग चौली उसी अंदाज में कहता है कि वो खुद उसकी कंक्यूबाइन बन सकता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या जी शुआन उसे अफोर्ड कर सकती है। जी शुआन पूछती है कि क्या वो बहुत महंगा है। सॉन्ग चौली उसे खुद ट्राई करके देखने की चुनौती देता है। बाद में वो जी शुआन को देखते हुए कहता है कि अगर उसे पहले पता होता कि शाओ जिंग ने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया है तो वो उसे कभी वहां जाने नहीं देता। अगली सुबह जी शुआन को पिछली रात की बहुत सी बातें याद नहीं रहती। वो सॉन्ग चौली से कहती है कि शायद उसने ज़रूरत से ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और अब उसे कुछ याद नहीं। वो ऑकवर्ड सिचुएशन से बचने के लिए बाद में कॉल करने की बात करती है, लेकिन सॉन्ग चौली कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। सॉन्ग चौली उसे याद दिलाता है कि अब उसका शाओ जिंग से ब्रेकअप हो चुका है, इसलिए वो फिर पूछता है कि क्या जी शुआन अब उसे ऑफिशियल स्टेटस देने के लिए तैयार है। जी शुआन कहती है कि सॉन्ग चौली उसकी सिचुएशन अच्छी तरह जानता है। उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसे चीट किया है और अभी उसे किसी के साथ फ्लर्ट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सॉन्ग चौली पूछता है कि अगर उसे किसी में दिलचस्पी नहीं है तो वो बार बार उसके साथ क्यों सो जाती है, कभी अपने घर में और कभी उसके घर पर। जी शुआन उसकी बात सुनकर चुप हो जाती है। सॉन्ग चौली आगे कहता है कि जी शुआन शराब पीने के बाद काफ़ी एग्रेसिव हो जाती है और पिछली रात तो वो खुद डर गया था। जी शुआन तुरंत फैसला करती है कि अब वो दोबारा अल्कोहल नहीं पिएगी, मगर सॉन्ग चौली कहता है कि उसे इस नुकसान का कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। जी शुआन पूछती है कि उसे क्या चाहिए। सॉन्ग चौली बिना झिझक किस मांग लेता है। किस मिलने के बाद भी वो शिकायत करता है कि उसने खुद को पूरी तरह जी शुआन को दे दिया, लेकिन जी शुआन ने उसे केवल फॉर्मल और अधूरा ट्रीटमेंट दिया। तभी जी शुआन की फ्रेंड का कॉल आ जाता है। वो घबराकर बताती है कि उसे फिर प्रॉब्लम हो गई है। उसने लियाओ बाई की हड्डियां तोड़ दी हैं और इस समय हॉस्पिटल में है। नर्स के अनुसार लियाओ बाई को होश आने में आधा घंटा लगेगा। फ्रेंड डरी हुई है, इसलिए जी शुआन तुरंत हॉस्पिटल आने का वादा करती है। वो सॉन्ग चौली से भी पूछती है कि क्या वो इंजर्ड लियाओ बाई को देखने उसके साथ चलेगा। हॉस्पिटल पहुंचकर जी शुआन लियाओ बाई की हालत देखकर पूछती है कि क्या वो सच में पिटाई के कारण घायल हुआ है या उसका कोई कार एक्सीडेंट हुआ था। फ्रेंड कहती है कि उसने लियाओ बे को केवल हल्के से मारा था, लेकिन उसकी हालत काफी गंभीर दिखाई दे रही है। लियाओ बे के सिर पर बंडेज देखकर जी शुआन और भी परेशान हो जाती है, मगर बताया जाता है कि उसकी जॉ डिसलोकेट हुई है और उसे ज्यादा मूवमेंट से बचाने के लिए इस तरह बंडेज किया गया है। उसके शोल्डर और रिब्स पर भी चोट है, लेकिन ब्लैंकेट के नीचे उसकी हालत उतनी गंभीर नहीं है जितनी बाहर से दिखाई दे रही है। जी शुआन लियाओ बे से कहती है कि इस बार गलती सच में फिफ्थ अंकल की है, लेकिन अब उसे अपनी गलती समझ आ चुकी है, इसलिए लियाओ बे को बड़ा दिल दिखाकर उसे माफ कर देना चाहिए। फ्रेंड भी तुरंत आगे आकर माफी मांगती है। वो पहले उसकी कार पर पेंट फेंकने और फिर उसे मारकर घायल करने के लिए सॉरी कहती है। वो लियाओ बे की तारीफ करते हुए कहती है कि वो बहुत मैग्नानिमस है और उसे दोष नहीं देगा। साथ ही वो वादा करती है कि अब से उसकी सेवा स्लेव की तरह करेगी। सॉन्ग चौली भी लियाओ बे को फ्रेंड की हालत देखकर उसे माफ करने के लिए कहता है। पहले 2 बार ब्लिंक करने और फिर 3 बार ब्लिंक करने जैसी मजाकिया बार्गेनिंग होती है, जिससे कार और बीटिंग दोनों की माफी तय की जाती है। फ्रेंड खुशी में लियाओ बे को पूरे सिटी का सबसे दयालु एम्प्लॉयर बताने लगती है। सॉन्ग चौली जी शुआन और उसकी फ्रेंड को वापस जाकर आराम करने के लिए कहता है और लियाओ बे की देखभाल खुद करने का फैसला करता है। फ्रेंड जाते जाते भी दोहराती है कि वो लियाओ बे के लिए स्लेव की तरह हर काम करेगी। हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद फ्रेंड कहती है कि उसे उम्मीद नहीं थी लियाओ बे इतना कमजोर निकलेगा। उसने तो उसे केवल 2 बार हल्के से छुआ था और उसकी हड्डी टूट गई। जी शुआन उसे याद दिलाती है कि वो 7 साल की उम्र से मार्शल आर्ट सीख रही है, इसलिए उसकी नज़र में हल्का ब्लो भी दूसरे आदमी के लिए काफ़ी भारी हो सकता है। फ्रेंड अपने पिता को दोष देती है कि उन्होंने उसे बचपन से इतनी सारी चीज़ें सिखाने के बजाय केवल मार्शल आर्ट सिखाई। फिर वो सॉन्ग चौली की तारीफ करते हुए कहती है कि वो आदमी काफ़ी अच्छा है, उसने खुद लियाओ बे की देखभाल करने की जिम्मेदारी ले ली। इसके बाद फ्रेंड जी शुआन से पूछती है कि आखिर वो और सॉन्ग चौली एक साथ कैसे आ गए। वो छेड़ते हुए पूछती है कि क्या दोनों पिछली रात फिर साथ सोए थे। जी शुआन तुरंत मना करती है और बताती है कि सॉन्ग चौली ने ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए वो पूरी रात अकेले ब्लैंकेट में लेटी रही। दूसरी तरफ सॉन्ग चौली लियाओ बे से जी शुआन और शाओ जिंग के ब्रेकअप की पुष्टि करता है। वो साफ कहता है कि इस बार वो जी शुआन के बॉयफ्रेंड वाला ऑफिशियल टाइटल लेकर रहेगा। जी शुआन भले ही उससे किसी तरह का संबंध न रखना चाहे, मगर अब वो उसका क्लाइंट है,
इसी क्लाइंट वाली पोजीशन का इस्तेमाल करके वो जी शुआन की जिंदगी में आने के लाखों रास्ते निकाल सकता है। ऑफिस लौटने पर एक कर्मचारी सॉन्ग चाओली के लिए डॉक्यूमेंट लेकर आता है, लेकिन उसे किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ता है। वो जी शुआन से डॉक्यूमेंट पर सॉन्ग चाओली के सिग्नेचर लेने के लिए कहता है। जी शुआन डॉक्यूमेंट लेकर उसके पास जाती है तो सॉन्ग चाओली काम से ज्यादा उसी पुराने सवाल पर ध्यान देता है। वो फिर कहता है कि अब जी शुआन और शाओ जिंग अलग हो चुके हैं, इसलिए क्या वो उसे ऑफिशियल स्टेटस देगी? जी शुआन अपने और सॉन्ग चाओली के बीच मौजूद फर्क को समझती है। वो कहती है कि उनके बीच केवल पहचान या पोजीशन का अंतर नहीं है, दोनों की दुनिया को अलग करने वाली दूरी इससे भी ज्यादा बड़ी है। जी शुआन बात से बचने के लिए कहती है कि उसे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। सॉन्ग चाओली समझ जाता है कि वो उससे छिप रही है। जी शुआन फिर अपने काम का बहाना बनाती है और कहती है कि उसे मिस्टर लाई से मिलने जाना है। सॉन्ग चाओली उसे काम पूरा करने की अनुमति दे देता है। मिस्टर लाई जी शुआन को अपने पास बुलाकर बैठाता है। वो कहता है कि जी शुआन इस कंपनी में केवल 2 महीने से है, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन किसी पुराने एम्प्लॉय से कम नहीं है। फिर वो पुराने सेक्स स्कैंडल की बात उठाता है। जी शुआन मानती है कि उस मैटर को संभालते समय उससे कुछ गलतियां हुई थी। मिस्टर ली कहता है कि उस समय कुछ लोगों ने जी शुआन से रिजाइन कराने तक की बात की थी, लेकिन अब वो सब खत्म हो चुका है। जी शुआन भी भरोसा दिलाती है कि वो पुरानी बातों पर ध्यान देने के बजाय केवल अपना काम अच्छी तरह करेगी। मिस्टर ली उसे वेस्ट लेक लॉन्जिंग टी देता है और उसका ओपिनियन पूछता है। जी शुआन ईमानदारी से कहती है कि उसे टी टेस्टिंग की खास समझ नहीं है। मिस्टर ली उसकी हॉनेस्टी की तारीफ करता है। इसके बाद वो सॉन्ग चाओली के साथ उसकी पहचान के बारे में पूछता है। जी शुआन कहती है कि वो उसे पर्सनल लेवल पर नहीं जानती। मिस्टर ली बताता है कि कुछ दिनों में एक एक्सचेंज मीटिंग होने वाली है, जिसकी ऑर्गेनाइजर सॉन्ग फैमिली है। चूंकि जी शुआन इस दौरान सॉन्ग फैमिली के साथ लगातार इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करती रही है और सॉन्ग चाओली के टेस्ट को भी समझती है, इसलिए वो चाहता है कि जी शुआन इस मीटिंग की जिम्मेदारी संभाले। मिस्टर ली कहता है कि सॉन्ग चाओली को खुश करना बहुत मुश्किल माना जाता है और बहुत कम लोग उसकी पसंद के अनुसार काम कर पाते हैं। अगर जी शुआन एक्सचेंज मीटिंग अच्छे से संभाल लेती है तो उसे जल्दी परमानेंट एम्प्लॉय बनाया जा सकता है और उसकी सैलरी भी बढ़ेगी। जी शुआन ये जिम्मेदारी स्वीकार कर लेती है। जाते समय मिस्टर ली उसे गेस्ट लिस्ट देखने के लिए देता है। लिस्ट में शाओ जिंग का नाम देखकर जी शुआन बताती है कि उसे रोंगशेंग ग्रुप से निकाल दिया गया है। कंपनी के ओवरऑल इंटरेस्ट को देखते हुए वो ऐसे हाई रिस्क व्यक्ति को मीटिंग में इनवाइट न करने का सुझाव देती है। शाओ जिंग को जब पता चलता है कि उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस या एक्सचेंज मीटिंग में आने की अनुमति नहीं है, तो वो गुस्से में जी शुआन के पास पहुंचता है। वो पूछता है कि उसे अटेंड करने से क्यों रोका गया है। जी शुआन उससे पूछती है कि क्या उसने अभी तक काफी एम्बैरेसमेंट नहीं कराई। शाओ जिंग उल्टा जी शुआन और सॉन्ग चाओली के रिलेशनशिप पर सवाल उठाता है। वो कहता है कि डांस वाले दिन ही उसे दोनों के बीच कुछ महसूस हो गया था। वो जी शुआन को हिपोक्रेट बताता है और पूछता है कि दोनों में आखिर क्या फर्क है। अगर शाओ जिंग को इंडस्ट्री से बाहर किया जा रहा है तो जी शुआन को प्रॉपर तरीके से कॉन्फ्रेंस में जाने का अधिकार क्यों मिलना चाहिए। जी शुआन जवाब देती है कि शाओ जिंग खुद को इनोसेंट दिखाने के लिए दूसरों को बदनाम कर रहा है। शाओ जिंग कहता है कि जी शुआन को उसका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि अगर उसने उसे धोखा न दिया होता तो शायद सॉन्ग चाओली का ध्यान कभी उसकी तरफ जाता ही नहीं। वो जी शुआन को सॉन्ग चाओली की सीक्रेट लवर कहता है और उसे पकड़ लेता है। जी शुआन उससे छोड़ने के लिए कहती है, तभी सॉन्ग चाओली वहां पहुंच जाता है। वो शाओ जिंग को चेतावनी देते हुए साफ कहता है कि जी शुआन उसकी कोई सीक्रेट लवर नहीं है। अगर वो उसी कंपनी में होता तो सॉन्ग चाओली उसे तुरंत बाहर निकाल देता। जी शुआन की फ्रेंड भी वहां पहुंचकर खुश हो जाती है और खुलेआम कहती है कि वो जी शुआन तथा सॉन्ग चाओली के रिलेशनशिप का पूरा सपोर्ट करती है। कोई उसे चेतावनी देता है कि बिना सोचे लोगों की पैरिंग करना नुकसानदायक हो सकता है, मगर फ्रेंड जी शुआन से पूछती है कि क्या वो सच में सॉन्ग चाओली में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। बाहर आने के बाद जी शुआन आज उसकी मदद करने के लिए सॉन्ग चाओली का धन्यवाद करती है। सॉन्ग चाओली कहता है कि जी शुआन को उसकी कही बात का असली मतलब समझना चाहिए। उसने वो सब केवल उसकी मदद करने के लिए नहीं कहा था। सॉन्ग चाओली साफ शब्दों में कहता है कि वो जी शुआन की रक्षा करेगा। जी शुआन उसे उनकी पुरानी बात याद दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन सॉन्ग चाओली कहता है कि वो जानता है जी शुआन अभी किसी के साथ गेम नहीं खेलना चाहती, इसलिए इस बार वो भी कोई गेम नहीं खेल रहा। वो थोड़ा रुक कर अपने शब्द ठीक करता है और कहता है कि उसने जो कुछ कहा था पूरी सिंसेरिटी से कहा था। वो जी शुआन से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके प्रपोजल के बारे में प्रॉपर्ली सोचे और उसे तुरंत रिजेक्ट न करे। जी शुआन कुछ भी सोचने से इनकार करती है, लेकिन उसके एक्सप्रेशन देखकर साफ है कि सॉन्ग चाओली की बातें उसके मन में घूम रही हैं। उसकी फ्रेंड भी पूछती है कि उसका चेहरा अचानक इतना अलग क्यों दिखाई दे रहा है।
इसी बीच जीशुआन की माँ का कॉल आ जाता है। माँ याद दिलाती है कि वीकेंड आने वाला है, इसलिए जीशुआन कल अपने बॉयफ्रेंड को घर लेकर आए ताकि वो उससे मिल सके। जीशुआन बहाना बनाती है कि उसे वीकेंड पर ओवर टाइम करना है और उसके बॉयफ्रेंड को भी काम होगा, मगर माँ कहती है कि दोनों कई हफ्तों से ओवर टाइम का यही बहाना दे रहे हैं। जीशुआन प्रमोशन पीरियड का एक्सक्यूज देती है, लेकिन माँ साफ कह देती है कि अगर वे घर नहीं आए तो वो खुद परसों उनके घर पहुंच जाएगी। आखिर माँ फैसला सुना देती है कि चाहे कितनी भी देर हो जाए, इस वीकेंड सभी साथ डिनर करेंगे। कॉल खत्म होने के बाद जीशुआन अपनी फ्रेंड को असली प्रॉब्लम बताती है। जिस दिन शाओ जिंग ने उसके घर आकर हंगामा किया था, उस दिन उसने माँ के सामने कह दिया था कि उसका एक नया बॉयफ्रेंड है। अब माँ उसी बॉयफ्रेंड से मिलने की जिद कर रही है और जीशुआन के पास दिखाने के लिए कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। जीशुआन की प्रॉब्लम सुनकर उसकी फ्रेंड उसके लिए फेक बॉयफ्रेंड ढूंढने लगती है। आखिर वू रुई इस काम के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जब वो ब्लैक और वाइट कपड़े पहनकर आता है तो उसके आउटफिट को देखकर तुरंत मजाक शुरू हो जाता है कि वो किसी के पेरेंट्स से मिलने जा रहा है या फ्यूनरल में। वू रुई जवाब देता है कि वो पहली बार पेरेंट्स से मिलने जा रहा है, इसलिए अच्छे से तैयार होना जरूरी है। वो जीशुआन के लिए फ्लावर्स भी लाता है। जीशुआन उसे प्यार से रुईजे कहकर धन्यवाद देती है और बताती है कि उसकी माँ लगातार उस पर बॉयफ्रेंड को घर लाने का प्रेशर डाल रही है। वू रुई कहता है कि उसकी फैमिली भी उस पर मैरिज को लेकर काफी प्रेशर डाल रही है, इसलिए अगर जीशुआन को कोई परेशानी न हो तो अगले सप्ताह वो भी जीशुआन को अपने घर ले जाकर गर्लफ्रेंड के रूप में इंट्रोड्यूस कर सकता है। इस तरह दोनों एक दूसरे की फैमिली का प्रेशर कम कर देंगे। जीशुआन को ये म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप वाला प्लान ठीक लगता है और वो तुरंत तैयार हो जाती है। उसकी फ्रेंड भी राहत महसूस करती है कि फिलहाल जीशुआन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन जाते जाते वो जीशुआन और वू रुई की हालत का मजाक उड़ाती रहती है। वहीं हॉस्पिटल में लियाओ बे अब भी बेड पर पड़ा हुआ है। जीशुआन की फ्रेंड उसकी हालत देखकर कहती है कि पूरे दिन हॉस्पिटल रूम में पड़े रहना आराम के लिए भी ठीक नहीं है। लियाओ बे जवाब देता है कि इस समय उसके मुंह के अलावा शरीर का कोई हिस्सा ठीक से मूव नहीं कर सकता, लेकिन अगले ही पल वो अपना राइट हैंड उठाकर दिखाता है और कहता है कि उसका हाथ बिल्कुल ठीक है। वो फ्रेंड को इसे खुद देखकर यकीन करने के लिए कहता है। इसी बीच जीशुआन को कॉल करके आर्चरी रेंज आने के लिए कहा जाता है। सामने वाला पूछता है कि क्या वो अभी फ्री है और थोड़ी देर साथ खेलना चाहेगी। बातचीत में सॉन्ग क्योली का नाम आते ही क्यूपिड और लव एरो वाला मजाक शुरू हो जाता है। जीशुआन से पूछा जाता है कि वो क्या कर रही है, तो जवाब मिलता है कि कोई क्यूपिड बनकर उसके दिल पर लव एरो चलाने की कोशिश कर रहा है। आर्चरी रेंज पर पहुंचने के बाद व्यू रुई की हालत देखकर पूछा जाता है कि क्या उसे फिर किसी ने पीट दिया। साथ ही उसे चिढ़ाया जाता है कि वो हर बार रिलेशनशिप में सेकंड पोजीशन या फेक लवर वाली रोल में ही क्यों पहुंच जाता है। वू रुई कहता है कि आज वो ज्यादा देर नहीं रुक सकता क्योंकि उसे अपनी गर्लफ्रेंड को माँ से मिलाने लेकर जाना है। उसकी बात सुनकर सामने वाला उसे खतरनाक और चालाक आदमी कहकर चिढ़ाता है, लेकिन वू रुई साफ करता है कि ये उसका अपना फैसला है और वो इस सिचुएशन में खुद आया है। इसके बाद जीशुआन वू रुई को लेकर अपनी माँ के घर पहुंचती है। माँ ने उनके लिए लोकल डिशेस बनाई हैं। वो वू रुई से कहती है कि पता नहीं उसे इस जगह का खाना पसंद आएगा या नहीं। वू रुई तुरंत जवाब देता है कि वो कुछ बार खाकर इसकी आदत डाल लेगा। सभी साथ खाना शुरू करते हैं। माँ जीशुआन को ज्यादा खाने के लिए कहती है क्योंकि वो इन दिनों काफी पतली हो गई है। फिर वो वू रुई से पूछती है कि वो कहाँ काम करता है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। जीशुआन समझती है कि शायद कोई डिलीवरी होगी, लेकिन दरवाजा खोलते ही सामने सॉन्ग चौली खड़ा मिलता है। जीशुआन हैरान होकर पूछती है कि प्रेसिडेंट सॉन्ग यहाँ क्यों आया है। सॉन्ग चौली बड़े आराम से पूछता है कि क्या मैनेजर जी उसे अंदर आकर थोड़ी बात करने के लिए नहीं कहेगी। जीशुआन उसे अंदर ले आती है। माँ पूछती है कि ये आदमी कौन है। वू रुई उसकी पहचान सॉन्ग ग्रुप के प्रेसिडेंट के रूप में कराता है, जबकि जीशुआन बताती है कि सॉन्ग चौली उसके प्रोजेक्ट से जुड़ा क्लाइंट है। सॉन्ग चौली भी माँ को रिस्पेक्टफुली ग्रीट करता है। जीशुआन पूछती है कि क्या वो किसी जरूरी काम से आया है। सॉन्ग चौली बताता है कि जीशुआन के हैंडल किए जा रहे प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आ गई है, वो बस आसपास से गुजर रहा था इसलिए खुद बताने आ गया। काम का नाम सुनते ही व्यू रुई तुरंत कहता है कि वो जीशुआन के साथ ऑफिस वापस जाकर प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। जीशुआन उन्हें जल्दी से बैठाती है और पानी लाने जाती है, लेकिन माँ की हालत तेजी से बिगड़ जाती है। जीशुआन बार बार उन्हें आवाज देकर होश में लाने की कोशिश करती है, मगर वो कोई जवाब नहीं देती। जीशुआन घबराकर मदद बुलाती है और उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाती है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जीशुआन डॉक्टर से पूछती है कि उसकी माँ को आखिर हुआ क्या है। डॉक्टर बताता है कि उन्हें यूरेमिया है और जल्द से जल्द ऑपरेशन करना जरूरी होगा। ये खबर सुनकर जीशुआन घबरा जाती है, लेकिन सॉन्ग चौली उसे संभालते हुए कहता है कि वो उसके साथ है।
फिर वो डॉक्टर से पूछता है कि बीमारी शुरुआती स्टेज में है या एडवांस स्टेज में। हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद जीशुआन एक बार फिर सोंग चौली को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देती है। सोंग चौली पूछता है कि क्या अब उसकी तबीयत थोड़ी बेहतर है। जीशुआन हाँ कहती है तो सोंग चौली तुरंत काम की बात शुरू कर देता है। जीशुआन बताती है कि रिवाइज्ड प्रपोजल उसने सोंग चौली के ईमेल पर भेज दिया है, लेकिन सोंग चौली कहता है कि वो प्रपोजल की बात नहीं कर रहा। वो जानना चाहता है कि जीशुआन ने वानशिंग कंपनी ज्वाइन करने का फैसला क्यों किया था। जीशुआन सीधा जवाब देती है कि वानशिंग ने उसे ज्यादा सैलरी ऑफर की थी। सोंग चौली कहता है कि सोंग फैमिली उसे वानशिंग से भी ज्यादा पैसा दे सकती है। फिर वो पूछता है कि क्या जीशुआन उसकी कंपनी में आएगी। जीशुआन उसके ऑफर के लिए धन्यवाद करती है, मगर कहती है कि फिलहाल वो जॉब चेंज नहीं करना चाहती। सोंग चौली कारण पूछता है तो जीशुआन कहती है कि हर चीज का रीपेमेंट पैसे से नहीं किया जा सकता। वो अपनी मौजूदा जिंदगी को और कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहती। सोंग चौली उसे समझाता है कि जिंदगी में कुछ खाली जगह होना जरूरी है, क्योंकि रोशनी वहीं से अंदर आती है। उसे हर समय सोंग चौली से सावधान रहने की जरूरत नहीं है। वो खुद को जेंटलमैन नहीं मानता, मगर कोई विलन भी नहीं है। वो बताता है कि सोंग फैमिली पिछले 2 साल से रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जाना चाहती है, लेकिन उसके पास कोई ऐसा भरोसेमंद व्यक्ति नहीं था जिस पर यह जिम्मेदारी छोड़ी जा सके। जीशुआन में वही कैपेबिलिटी है जिसकी उसे जरूरत है। वो जीशुआन से कहता है कि इस ऑफर के बारे में अच्छी तरह सोचे और बाद में उसे अपना डिसीजन बताए। कुछ समय बाद जीशुआन की माँ को होश आ जाता है। जीशुआन उनके पास बैठकर पूछती है कि अब वो कैसा महसूस कर रही है। वो माँ को भरोसा दिलाती है कि डॉक्टर के अनुसार बीमारी उतनी सीरियस नहीं है और प्रॉपर ट्रीटमेंट से ठीक हो सकती है। लेकिन माँ कहती है कि अब वो जीशुआन पर और बर्डन नहीं बनना चाहती। उन्हें लगता है कि फैमिली की प्रॉब्लम्स की वजह से जीशुआन को पहले ही बहुत मुश्किल जिंदगी जीनी पड़ी है। अगर ये फैमिली बर्डन न होता तो जीशुआन अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से कहीं बेहतर जिंदगी जी सकती थी। माँ जीशुआन से कहती है कि इस बीमारी पर पैसा खर्च करने का कोई फायदा नहीं। उसे ये पैसा बचाकर अपनी जिंदगी अच्छी तरह जीनी चाहिए। जीशुआन ये सुनकर पूछती है कि क्या माँ ने कभी सोचा है कि उनके बिना वो इस दुनिया में अकेली कैसे रहेगी। उसके लिए माँ का बचना किसी भी पैसे से ज्यादा जरूरी है। इसके बाद जीशुआन अकेले सोंग चौली के ऑफर के बारे में सोचती रहती है। बैकग्राउंड में गाना चलता है जिसमें किसी की याद पूरे दिल में फैलने और सामने वाले को जिंदगी की सबसे चमकदार रोशनी बताया जाता है। सोंग चौली की कई बातें उसके मन में दोबारा सुनाई देती हैं। वो वानशेंग से ज्यादा सैलरी देने के लिए तैयार है। सोंग फैमिली रियल एस्टेट इंडस्ट्री में उतरना चाहती है और उसे किसी भरोसेमंद व्यक्ति की जरूरत है। गाने की लाइंस में भी किसी के करीब आने, अंधेरे में पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ने और अपना सब कुछ उसे दे देने की चाहत सुनाई देती है। जीशुआन के सामने एक तरफ माँ का इलाज और पैसों की जरूरत है, तो दूसरी तरफ सोंग चौली के साथ जुड़ने से जिंदगी और कॉम्प्लिकेटेड होने का डर है। आखिर जीशुआन अपना डिसीजन लेकर सोंग चौली के पास पहुंचती है। वो कहती है कि वो सोंग फैमिली ज्वाइन करने के लिए तैयार है। सोंग चौली उसका वेलकम करता है। जीशुआन वहां से जाने लगती है, लेकिन बाहर तेज बारिश हो रही होती है। सोंग चौली उसे खुद छोड़ने की पेशकश करता है। जीशुआन कहती है कि उनके सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप को देखते हुए सोंग चौली का इस तरह पर्सनली उसकी केयर करना उचित नहीं है। सोंग चौली भी उसी अंदाज में जवाब देता है कि सुपीरियर से इस तरह बात करना भी किसी सबऑर्डिनेट के लिए सही नहीं है। वो जीशुआन को बारिश से बचने के लिए अपना कोट या प्रोटेक्शन देने की कोशिश करता है, मगर जीशुआन मना कर देती है। सोंग चौली उसे 1 सप्ताह की छुट्टी देता है ताकि वो माँ और दूसरी जरूरी चीजें संभाल सके। जीशुआन फिर उसका धन्यवाद करती है। सोंग चौली कहता है कि उसे बार बार थैंक यू सुनने की जरूरत नहीं है। वो बिजनेसमैन है और लॉस वाला बिजनेस नहीं करता। अगर जीशुआन सच में उसका आभार जताना चाहती है तो उसे केवल शब्दों से नहीं बल्कि किसी कॉन्क्रीट एक्शन से दिखाना होगा। जीशुआन को सोंग फैमिली में नए प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाता है। मीटिंग में एक एम्प्लॉय तुरंत पूछता है कि क्या चेयरमैन को इस अपॉइंटमेंट के बारे में जानकारी है, क्योंकि मैनेजर की नियुक्ति के लिए उसकी अप्रूवल भी जरूरी होनी चाहिए। तभी चेयरमैन सोंग खुद मीटिंग रूम में आ जाता है। सोंग चौली उसे देखकर पूछता है कि ग्रैंडपा अचानक यहाँ क्यों आए हैं। चेयरमैन बैठकर सभी को मीटिंग जारी रखने के लिए कहता है। डिपार्टमेंट हेड्स अपनी रिपोर्ट्स देना शुरू करते हैं। एक खास लैंड प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाता है। सिटी की स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर मिस्टर यू की एक बड़ी जमीन है जो किसी कारण से काफी समय से खाली पड़ी है। अगर सोंग फैमिली वो लैंड खरीद लें तो उसकी वैल्यू को पूरी तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। मिस्टर यू ओवरसीज चाइनीज हैं और ज्यादातर विदेश में रहते हैं।
किंगचेंग में बहुत कम लोगों ने उन्हें देखा है, लेकिन हर साल इसी समय वो किंगचेंग वापस आते हैं, इसलिए ये लैंड डील करने का सही मौका है। चेयरमैन पूछता है कि क्या टीम मिस्टर यू की एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकती है। जवाब मिलता है कि फिलहाल ये संभव नहीं है, लेकिन सॉन्ग फैमिली के पास अब एक बहुत केपेबल प्रोजेक्ट मैनेजर है, इसलिए ये प्रोजेक्ट जी शुआन को सौंप दिया जाता है। सॉन्ग चाओली कहता है कि किसी व्यक्ति की असली कैपेबिलिटी ही उसके लिए सबसे मजबूत पहचान होती है। वो जी शुआन को खुद को सभी के सामने साबित करने के लिए 1 महीने का समय देता है। चेयरमैन कहता है कि ये प्रोजेक्ट बहुत मुश्किल है, केवल इसे कंप्लीट कर लेना ही जी शुआन के कंपनी में बने रहने के लिए काफी नहीं होना चाहिए, इसलिए रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स दोनों पहले तय होने चाहिए। अगर जी शुआन प्रोजेक्ट पूरा कर लेती है तो उसे डील पर 1% कमीशन मिलेगा, लेकिन अगर वो फेल हुई तो ये सॉन्ग ग्रुप में उसका आखिरी प्रोजेक्ट होगा और उसे कंपनी छोड़नी पड़ेगी। जी शुआन इन कंडीशंस के साथ जिम्मेदारी स्वीकार कर लेती है। मीटिंग के बाद जी शुआन की फ्रेंड उससे मिलने आती है। वो कहती है कि 5th अंकल ने उसे सब कुछ बता दिया है, जी शुआन ने सॉन्ग फैमिली क्यों ज्वाइन की और यहाँ उसकी सिचुएशन कैसी है। फ्रेंड उसे एक चीज देकर कहती है कि इसे अपने वर्क प्लेस पर रखे। आधे घंटे के अंदर पूरी कंपनी को पता चल जाएगा कि जी शुआन के पीछे कोई प्रोटेक्टर मौजूद है। जी शुआन कहती है कि यह थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन फ्रेंड इसे वर्किंग एम्प्लॉय की सर्वाइवल स्किल बताती है। इसी समय सॉन्ग चाओली वहां आता है। फ्रेंड जी शुआन को गुड बाय कहकर चली जाती है। एलिवेटर में जी शुआन और वू रुई साथ जाने लगते हैं, मगर सॉन्ग चाओली कहता है कि एलिवेटर बहुत क्राउडेड है और जी शुआन को अगली लिफ्ट का इंतजार करना चाहिए। इसके बाद सॉन्ग चाओली वू रुई को अपने ऑफिस में बुलाता है। वो सीधे पूछता है कि क्या उसका और जी शुआन का रिलेशनशिप चल रहा है। वू रुई बताता है कि उसकी कजिन जी शुआन की बेस्ट फ्रेंड है, इस वजह से उसे जी शुआन के करीब आने का मौका मिला। सॉन्ग चाओली उसे बताता है कि सॉन्ग फैमिली में वर्क प्लेस रोमांस अलाउड नहीं है। वू रुई कहता है कि उसने कंपनी के रूल्स में ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। सॉन्ग चाओली समझाता है कि रिटन रूल्स के अलावा बहुत सारे अनरिटन रूल्स भी होते हैं। वू रुई फिर भी पीछे नहीं हटता और कहता है कि कंपनी में ऐसी कोई पॉलिसी है ही नहीं। आखिर सॉन्ग चाओली मानता है कि शायद उसे पॉलिसी गलत याद थी। इसके बाद वो वू रुई को सिशा रिजॉर्ट भेजने का फैसला करता है, जहां मैनेजर छुट्टी पर है। वू रुई पहले बिजनेस ट्रिप से बचना चाहता है, लेकिन जैसे ही उसे ज्यादा सैलरी, कम काम, डबल परफॉर्मेंस और हाईएस्ट स्टैंडर्ड ट्रैवल बेनिफिट्स की जानकारी मिलती है, वो तुरंत जाने के लिए तैयार हो जाता है। वू रुई खुशी खुशी सॉन्ग चाओली को गुड बाय कहकर चला जाता है। उसके जाते ही सॉन्ग चाओली जी शुआन से पूछता है कि क्या सच में उसके और वू रुई के बीच कुछ है। जी शुआन मना करके कहती है कि दोनों केवल कॉलीग्स हैं। जी शुआन उसे याद दिलाती है कि सॉन्ग ग्रुप में सब लोग सीईओ को उसकी फियांसे मानते हैं। अगर वर्क प्लेस रिलेशनशिप पर रोक है तो ये पॉलिसी उस पर भी लागू होनी चाहिए। जी शुआन कहती है कि सॉन्ग चाओली ने वू रुई को दूर भेजने के लिए बहुत कमजोर एक्सक्यूज बनाया है। सॉन्ग चाओली दावा करता है कि उसका इंटेंशन अच्छा था। फिर वो बताता है कि जी शुआन और वू रुई पहले उसी ग्रुप में थे जहां एम्प्लॉयज बॉस की शिकायत करते थे, यानी वो उनके कनेक्शन के बारे में पहले से कुछ जानता है। एक रात जी शुआन ऑफिस में अकेली रहकर मिस्टर यू की इन्फॉर्मेशन चेक कर रही होती है। काम खत्म होने तक बिल्डिंग बंद हो जाती है। जी शुआन बार बार आवाज देकर पूछती है कि क्या कोई अंदर मौजूद है और क्या कोई उसे सुन सकता है। वो फोन से मदद मांगने की कोशिश करती है, मगर कॉल कनेक्ट नहीं होती। दूसरी तरफ उसे लेने आ रहे ड्राइवर को ट्रैफिक पुलिस रेड लाइट क्रॉस करने के कारण रोक लेती है, इसलिए सॉन्ग चाओली खुद जी शुआन को लेने पहुंचता है। वो सिक्योरिटी को कॉल करके पूरी कंपनी की लाइट्स खुलवाता है। जी शुआन को बताया जाता है कि सॉन्ग फैमिली के रूल्स के अनुसार रात 9 बजे के बाद ओवर टाइम नहीं करना चाहिए और बिल्डिंग ऑटोमेटिक लॉक हो जाती है। जी शुआन कहती है कि उसकी वजह से ड्राइवर ने रेड लाइट क्रॉस की, इसलिए वो असिस्टेंट च्यू से बात कर लेगी। सॉन्ग चाओली इस रूल की शिकायत करने वालों की बात भी सुनता है और मानता है कि जी शुआन को सेफली घर पहुंचाना जरूरी है। जी शुआन को वू रुई का फोन नहीं लग रहा था। उसे लगता था कि वू रुई जानबूझकर उसका कॉल इग्नोर कर रहा है, लेकिन सॉन्ग चाओली बताता है कि वू रुई बिजनेस ट्रिप पर गया है। असिस्टेंट क्यू से पूछने पर यह बात कंफर्म हुई थी। जी शुआन कहती है कि मिस्टर यू की इन्फॉर्मेशन चेक करते करते वो वू रुई की बात भूल गई। सॉन्ग चाओली उसे घर छोड़ने की पेशकश करता है। जी शुआन कहती है कि वो खुद जा सकती है, मगर सॉन्ग चाओली उसे अकेले नहीं जाने देता। घर पहुंचने के बाद जी शुआन उसे धन्यवाद कहकर अंदर चली जाती है। सॉन्ग चाओली उसे गुड नाइट बोलता है और बाहर खड़े होकर सोचता है कि वो इस घर के अंदर किसी वैलिड रीजन से कब जा पाएगा। कुछ समय बाद जी शुआन के घर से जुड़ी एक और प्रॉब्लम सामने आती है। डिलीवरी और बाहर खड़ी गाड़ी से जुड़ी बात के बाद सॉन्ग चाओली जी शुआन से पूछता है कि वो ठीक है या नहीं। वो कहता है कि अगले दिन इस प्रॉब्लम को ठीक करवा देगा, लेकिन सेफ्टी के लिए वो जी शुआन को आज रात अपने घर रुकने के लिए कहता है। जी शुआन पहले मना करने की कोशिश
कोशिश करती है, मगर सोंग चाओली उसे समझाता है कि इस समय अकेले घर में रहना सेफ नहीं होगा। सोंग चाओली अपने घर पहुंचकर जी शुआन से कहता है कि वो मास्टर बेडरूम में सो सकती है और वो गेस्ट रूम में चला जाएगा। जी शुआन कहती है कि इतनी परेशानी की जरूरत नहीं है, वो खुद गेस्ट रूम में सो लेगी। सोंग चाओली जवाब देता है कि अगर लोगों को पता चला जी शुआन उसके घर में गेस्ट रूम में सोई तो उसकी रेपुटेशन साथ रहने से भी ज्यादा अजीब लगेगी। जी शुआन उसकी लॉजिक का जवाब नहीं दे पाती। इसी समय जी शुआन बताती है कि उसने डिनर नहीं किया। सोंग चाओली उसके लिए खाना ले आता है। जी शुआन देखकर हैरान होती है कि सभी डिशेस उसके होम टाउन की हैं। सोंग चाओली कहता है कि वो जी शुआन की सोच से ज्यादा वर्सेटाइल है। जी शुआन खाना टेस्ट करके उसकी तारीफ करती है। सोंग चाओली मजाक में कहता है कि अगर कभी सीईओ बनकर थक गया तो फूड ब्लॉगर बनने के बारे में सोच सकता है, मगर वो ये काम भी केवल जी शुआन के साथ करना चाहता है। जी शुआन खाने को थोड़ा ऑयली बताती है। सोंग चाओली खुद को उसका ऑयल एब्जॉर्बिंग पेपर बताकर उसकी प्लेट से फूड लेने लगता है। फिर जी शुआन घर में रखे रोजेस देखकर पूछती है कि क्या प्रेसिडेंट सोंग को रोजेस पसंद है। सोंग चाओली कहता है कि हाँ, उसे पसंद है। बातों के दौरान सोंग चाओली पूछता है कि क्या जी शुआन के बाहर कोई एनिमीज हैं। जी शुआन कहती है कि एनिमीज नहीं, केवल क्रेडिटर्स हैं। पहले भी उसके घर पे पेंट फेंकने और की होले बंद करने जैसी घटनाएं हो चुकी हैं। सोंग चाओली उसके फॉरेन डेट के बारे में पूछता है। जी शुआन बताती है कि अभी 1 लाख बाकी है। इसके अलावा कॉलेज के 4 सालों में याओ बे ने उसे 2 लाख स्पॉन्सर किए थे। इस तरह कुल 3 लाख का हिसाब बनता है। सोंग चाओली कहता है कि लियाओ बे का पैसा लौटाने की जरूरत नहीं है। जी शुआन तुरंत मना कर देती है। वो कई साल से उस एहसान के नीचे दबा महसूस कर रही है। अगर उसने पैसा वापस नहीं किया तो उसे हमेशा गिल्ट रहेगा। उसके लिए लियाओ बे ही उसका असली बेनिफैक्टर है। जी शुआन सोंग चाओली से कहती है कि दूसरे के पैसे को इतनी जेनरोसिटी से छोड़ देना उसके लिए ठीक नहीं है। फिर उसे प्रोजेक्ट मीटिंग की बात याद आती है। वो पूछती है कि मिस्टर यू का प्रोजेक्ट जीतने पर उसे कमीशन देने वाली बात सच थी या नहीं। सोंग चाओली कंफर्म करता है कि अगर वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट करती है तो उसे कमीशन जरूर मिलेगा। जी शुआन कहती है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगी। फिर सोंग चाओली दोबारा वू रुई का नाम ले आता है। वो पूछता है कि शाओ जिंग से मिले धोखे के बाद जी शुआन ने वू रुई को ही क्यों चुना। जी शुआन बताती है कि उसे किसी हॉनेस्ट आदमी की जरूरत थी और व्यू रुई कम से कम सोंग चाओली से ज्यादा हॉनेस्ट लगता है। सोंग चाओली पूछता है कि जी शुआन को कैसे पता कि वो हॉनेस्ट नहीं है। जी शुआन जवाब देने के बजाय कहती है कि उसका पेट भर गया है और वो सोने जा रही है। अगली सुबह दोनों कंपनी पहुंचते हैं। जी शुआन सोंग चाओली से कहती है कि वो पहले ऊपर चला जाए और जी शुआन 10 मिनट बाद आएगी ताकि किसी को अननेसेसरी मिसअंडरस्टैंडिंग न हो। सोंग चाओली पूछता है कि क्या वो चाहती है बॉस नीचे खड़ा होकर एम्प्लॉय का इंतजार करे। जी शुआन भी मानती है कि ये तरीका अजीब है। आखिर दोनों साथ ऊपर जाने का फैसला करते हैं। जैसे ही वे ऑफिस पहुंचते हैं, लियाओ बे उन्हें साथ देख लेता है। वो पूछता है कि दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं और पिछली रात से साथ क्यों हैं। जी शुआन सिचुएशन संभालने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद जी शुआन लियाओ बे के लिए कॉफी बनाकर लाती है। सोंग चाओली तुरंत कहता है कि लियाओ बे कॉफी नहीं पीता। लियाओ बे भी उसकी बात से सहमत होकर कहता है कि उसे कॉफी पसंद नहीं है। जी शुआन टी बनाने की बात करती है। सोंग चाओली उसे रोककर बैठने को कहता है और लियाओ बे को याद दिलाता है कि कंपनी ने उसे ड्रिंक्स पर रिसर्च करने के लिए नहीं रखा। फिर असली काम पर चर्चा शुरू होती है। मिस्टर यू के इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि वो अगले वेंसडे किंगचेंग आने वाला है। ये इन्फॉर्मेशन एयरलाइन में काम करने वाले एक कॉन्टैक्ट से मिली है, लेकिन एक अजीब बात सामने आती है। अगले वेंसडे से बीच के पास मौजूद कैंप साइट पूरे 1 महीने के लिए बुक्ड है। इससे टीम को शक होता है कि मिस्टर यू उसी जगह पर रहने वाला है या उसका वहाँ से कोई खास कनेक्शन है। सोंग चाओली और जी शुआन कैंप साइट पहुंचते हैं। वहां मिस्टर यू अपनी दिवंगत पत्नी शाओमे को याद कर रहा होता है। वो उस जगह को देखता है जहां उसने कभी अपनी पत्नी को प्रपोज किया था और कहता है कि आज उसी पुरानी जगह पर वो अकेला खड़ा है। जी शुआन और सोंग चाओली अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें बताया जाता है कि जगह पहले से बुक्ड है। सोंग चाओली मिस्टर यू को अंकल कहकर बताता है कि आज उसकी और उसकी गर्लफ्रेंड की एनिवर्सरी है। वो पूछता है कि क्या दोनों उसके साथ टेबल शेयर कर सकते हैं। मिस्टर यू उन्हें अंदर आने देता है। जी शुआन और सोंग चाओली कपल बनने का नाटक करते हुए साथ खाना बनाने लगते हैं। जी शुआन खाना सोंग चाओली को टेस्ट कराती है। कभी वो पूछती है कि फूड प्रॉपर्ली कुक हुआ या नहीं, तो कभी सोंग चाओली खाने की तारीफ करता है।
एक मोमेंट पर जी शुआन गर्म चीज से परेशान होती है और सोंग चाओली उसकी मदद करता है। जी शुआन अपने हाथ से बनाया फूड मिस्टर यू को भी देती है, लेकिन मिस्टर यू दोनों को ध्यान से देखकर पूछता है कि प्रेसिडेंट सोंग शुरुआत से एक्टिंग कर रहा था, वो जी शुआन से झूठ बोल रहा है या मिस्टर यू से। वो सोंग चाओली को याद दिलाता है कि उसकी रेपुटेशन विदेश तक पहुंची हुई है। उम्र ज्यादा होने के बावजूद उसकी मेमोरी तेज है और उसे साफ याद है कि सिया फैमिली की बेटी सोंग चाओली की फियांसे है। सोंग चाओली उसकी शार्प मेमोरी की तारीफ करता है और मानता है कि मिस्टर यू से कुछ छिपाना आसान नहीं। मिस्टर यू कहता है कि उसे घुमा फिराकर बात करना पसंद नहीं, इसलिए दोनों अपने आने का असली पर्पस बताएं। जी शुआन अपना परिचय सोंग ग्रुप की प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में देती है। वो साफ कहती है कि सोंग फैमिली मिस्टर यू की सिटी वाली लैंड खरीदना चाहती है। मिस्टर यू जवाब देता है कि वो जमीन उसकी पत्नी ने अपनी मृत्यु से पहले खरीदी थी, इसलिए चाहे कोई कितनी भी बड़ी कीमत दे वो इसे नहीं बेचेगा। वो दोनों से वापस जाने के लिए कहता है। बाहर आकर जी शुआन निराश होकर कहती है कि मिस्टर यू ने साफ मना कर दिया है। सोंग चाओली उसे हार मानने से रोकता है। वो कहता है कि किसी व्यक्ति का पास्ट जान लिया जाए तो उसके फ्यूचर डिसीजंस का अंदाजा लगाया जा सकता है। सोंग चाओली पहले ही मिस्टर यू के ओवरसीज प्रोजेक्ट्स के इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा चुका है। वो जी शुआन से कहता है कि वो चिंता छोड़कर अपने काम पर फोकस करे। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आने पर जी शुआन बताती है कि मिस्टर यू रिश्तों को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। उसकी पूरी जिंदगी उसकी पत्नी के आसपास घूमती रही। दोनों साथ में कई आर्ट एग्जीबिशंस देखने गए और फॉरेस्ट, डिजर्ट्स तथा अलग अलग देशों की बड़ी नदियां पार की। सोंग चाओली पूछता है कि ऐसे रोमांटिक और फ्री माइंडेड कपल ने अगर ये लैंड खरीदी थी तो वे इसका इस्तेमाल किस काम के लिए करना चाहते होंगे, क्योंकि जमीन इतने समय से खाली है, इसलिए इसे केवल प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं खरीदा गया होगा। जी शुआन को पता चलता है कि मिस्टर यू ने एक फेमस फॉरेन गार्डन डिजाइनर से संपर्क किया था। शायद वो इस लैंड पर कुछ खास डिजाइन करवाना चाहता था, लेकिन अभी तक कोई सोल्यूशन उसकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं बना। जी शुआन सुझाव देती है कि अगर वे ऐसा डिजाइन तैयार कर लें जो मिस्टर यू को पसंद आए तो शायद वो लैंड सोंग फैमिली को बेचने के लिए तैयार हो जाएगा। सोंग चाओली को यह आइडिया अच्छा लगता है। काम करते समय सोंग चाओली जी शुआन के लिए फ्रूट्स लेकर आता है। जी शुआन उसके हाथ पर चोट देकर पूछती है कि क्या हुआ। वो कहता है कि फ्रूट काटते समय गलती से हाथ कट गया। जी शुआन को यकीन नहीं होता, क्योंकि सोंग चाओली इतना अच्छा खाना बनाता है कि फ्रूट काटते हुए घायल होना अजीब है। यही बातचीत दोबारा भी दोहराई जाती है। कुछ देर बाद जी शुआन कंप्यूटर पर डिजाइन ड्राफ्ट बनाती है। सोंग चाओली कहता है कि अगर वो किसी 50 साल के आदमी को लगातार घूमता हुआ 3D कंप्यूटर मॉडल दिखाएगी तो उसे चक्कर आने लगेंगे। जी शुआन पूछती है कि फिर उसके पास क्या आइडिया है। सोंग चाओली हैंड ड्रॉन 3D मॉडल बनाने का सुझाव देता है। जी शुआन को भी लगता है कि मिस्टर यू के लिए ये तरीका ज्यादा पर्सनल और सूटेबल रहेगा, लेकिन लंबे समय से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने के कारण वो हाथ से ड्राइंग करना लगभग भूल चुकी है। सोंग चाओली उसे ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स खोजने के लिए कहता है। डिजाइन पर काम करते हुए जी शुआन से सोंग चाओली को चोट लग जाती है। जी शुआन तुरंत माफी मांगती है। सोंग चाओली इस चोट को वर्क रिलेटेड इंजरी बताकर पूछता है कि वो कॉम्पेंसेशन में क्या देगी। जी शुआन उससे उसकी डिमांड पूछती है। सोंग चाओली उसे अपने पास बुलाकर रात में नहाने में मदद मांगता है। जी शुआन उसकी मदद करने लगती है, लेकिन सोंग चाओली कहता है कि टॉवल इस्तेमाल करने से उसे डिस्कम्फर्ट होगा। वो जी शुआन से अपने हाथ इस्तेमाल करने को कहता है। जी शुआन उसकी चोटों को देखकर पूछती है कि क्या अभी भी दर्द हो रहा है। सोंग चाओली अपनी पीठ के पुराने स्कार्स की तरफ इशारा करता है। वो कहता है कि इन सभी स्कार्स में एक खास निशान उसे सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो उसे जी शुआन की वजह से मिला था। रात को जी शुआन अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन कुछ देर बाद सोंग चाओली उसके पास पहुंचकर कहता है कि उसे नींद नहीं आ रही और वो थोड़ी देर उससे बात करना चाहता है। वो जी शुआन से पूछता है कि क्या अब उसे इस घर में रहने की आदत हो गई है। फिर बताता है कि 2 दिन पहले भी उसे इंसोम्निया था, पिछली रात भी वो नहीं सोया और आज भी करवटें बदल रहा है। जी शुआन उससे कारण नहीं पूछती तो सोंग चाओली शिकायत करता है कि उसने ये भी नहीं पूछा कि वो क्यों नहीं सो पा रहा। जी शुआन आखिर पूछती है, मगर सोंग चाओली को इस साफ कारण देने के बजाय कहता है कि उसकी नींद बहुत आसानी से खुल जाती है। जी शुआन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गेस्ट रूम में जाने की बात करती है। सोंग चाओली कहता है कि इतनी परेशानी की जरूरत नहीं, दोनों एक ही जगह सो सकते हैं। फिर वो उनके बीच पहले अधूरा छोड़े गए काम को पूरा करने की बात करता है। जी शुआन इस सिचुएशन से पीछे हटने लगती है, लेकिन सोंग चाओली उसे रोक कर कहता है कि वो हमेशा इससे बच नहीं सकती, वो अपना डिसीजन ले चुका है। उसी समय खबर मिलती है कि मिस्टर यू ने आज रात की फ्लाइट टिकट बुक कर ली है और वो किंगचेंग तय समय से पहले छोड़ने वाला है।
मिस्टर यू बताता है कि मौसम तेजी से बदल रहा है और सुनामी आने वाली है, इसलिए वो तय समय से पहले यहाँ से निकल रहा है। जी श्वेन और सोंग चौली तुरंत उससे मिलने पहुँचते हैं। जी श्वान पूछती है कि वो इतनी जल्दी कहाँ जा रहा है, फिर उसे बताती है कि वे जानते हैं वो इस लैंड के लिए डिजाइनर खोज रहा है। सोंग फैमिली को पूरा भरोसा है कि वे ऐसा डिजाइन दे सकते हैं जो उसके एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरेगा। वो केवल एक मौका मांगती है, लेकिन मिस्टर यू कहता है कि वो केवल उन ओवरसीज डिजाइनर्स पर विचार करेगा जिन्हें वो पहले से जानता है। वे लोग उसकी पत्नी शाओमे की पसंद को ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं। वो फ्यूचर में दूसरे प्रोजेक्ट्स पर सोंग फैमिली के साथ काम कर सकता है, लेकिन ये जमीन उन्हें नहीं देगा। जी श्वान उसे फिर मनाना चाहती है, मगर सोंग चौली उसे वहां से खींच कर ले जाता है। जी श्वान नाराज होकर पूछती है कि उसने उसे एक और कोशिश क्यों नहीं करने दी। सोंग चौली पूछता है कि किसी को जबरदस्ती रोकना ज्यादा सिंसेरिटी दिखाता है या उसके जाने के बाद भी उसका पीछा करना। वो समझाता है कि मिस्टर यू अभी जा सकता है, लेकिन वे उसके पीछे जाकर भी अपना प्लान पेश कर सकते हैं। उन्हें मिस्टर यू को दिखाना होगा कि उनकी डिटर्मिनेशन उनके बीच मौजूद डिस्टेंस से कहीं ज्यादा बड़ी है। तभी मिस्टर यू के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। जी श्वान और सोंग चौली बार बार उसे आवाज देते हुए उसके पास पहुंचते हैं। जी श्वान पूछती है कि वो ठीक है या नहीं और उसे उठने में मदद करती है। मिस्टर यू अपनी इंजरी से ज्यादा अपनी शेल लैम्प के लिए परेशान है। वो बार बार कहता है कि उसकी लाइट कहाँ है और उसकी शेल लैम्प उसे वापस चाहिए। जी श्वान उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहती है और धीरे धीरे सहारा देकर आगे बढ़ाती है। सिचुएशन इतनी अर्जेंट हो जाती है कि सोंग चौली को खुद ड्राइव करने की कोशिश करनी पड़ती है। असिस्टेंट क्यू उसकी सेफ्टी को देखते हुए कहता है कि वो इस हालत में गाड़ी नहीं चला सकता, लेकिन सोंग चौली उसे जल्दी करने का आदेश देता है। जी श्वान उसकी हालत देखकर पूछती है कि क्या वो ठीक है और जरूरत पड़े तो वो ड्राइव कर सकती है, मगर सोंग चौली का पूरा ध्यान मिस्टर यू तथा उसकी शेल लैम्प को बचाने पर होता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जी श्वान को बताया जाता है कि सोंग चौली और मिस्टर यू दोनों की इंजरीज का ट्रीटमेंट हो चुका है। जी श्वान सोंग चौली से पूछती है कि वो ठीक है या नहीं। सोंग चौली जी श्वान को पास बुलाता है और कहता है कि वो उसे थोड़ी देर पकड़ कर रखे। वो उससे केवल 1 मिनट का सहारा मांगता है। जी श्वान उसकी हालत समझकर उसे अपने पास रहने देती है। जी श्वान को यह देखकर हैरानी होती है कि सोंग चौली खुद ड्राइव कर रहा था। वो असिस्टेंट चियो से पूछती है कि क्या सोंग चौली गाड़ी नहीं चला सकता। असिस्टेंट चियो उसे 6 साल पुरानी पूरी घटना बताता है। उस समय सोंग चौली ने नया ड्राइविंग लाइसेंस लिया था और वो अपने बड़े भाई के साथ ड्राइव पर निकला था। रास्ते में दोनों को किडनैप कर लिया गया। किडनैपर ने नाइफ पॉइंट पर सोंग चौली को गाड़ी चलाकर तय जगह तक जाने के लिए मजबूर किया। उसी इंसिडेंट में उसके बड़े भाई की दर्दनाक मौत हो गई। सोंग चौली बच तो गया, लेकिन उस दिन के बाद उसके मन में ड्राइविंग का गहरा डर बैठ गया और वो दोबारा ठीक से गाड़ी नहीं चला पाया। असिस्टेंट क्यू खुद को भी दोष देता है कि इतने क्रूशियल समय पर वो वहां मौजूद नहीं था। जी श्वान को याद आता है कि हॉस्पिटल पहुंचने के बाद सोंग चौली ने उसे पकड़ने के लिए कहा था। अब वो समझती है कि उस समय वो कितनी बड़ी मेंटल फियर से लड़कर वहां पहुंचा था। असिस्टेंट क्यू सोंग चौली के लिए कामिंग सूप तैयार करवाता है। जी श्वान कुछ देर बाद सोंग चौली से पूछती है कि क्या अब वो बेहतर महसूस कर रहा है। सोंग चौली कहता है कि अब उसकी हालत काफी ठीक है। जी श्वान उसे डांटते हुए कहती है कि अगर वो ड्राइव नहीं कर सकता था तो पहले बता देता। प्रोजेक्ट कितना भी इम्पोर्टेंट क्यों न हो, अपनी सेफ्टी को इग्नोर करना सही नहीं है। सोंग चौली उसकी चिंता देखकर पूछता है कि क्या जी श्वान सच में उसकी केयर करती है। जी श्वान इस सवाल का जवाब देने के बजाय उसे आराम कराने की बात करती है, लेकिन खुद सोने के बजाय जी श्वान मिस्टर यू की टूटी शेल लैम्प रिपेयर कर रही होती है। सोंग चौली पूछता है कि वो इतनी रात तक लैम्प के साथ क्या कर रही है। जी श्वान बताती है कि ये लैम्प मिस्टर यू की पत्नी ने अपनी मृत्यु से पहले खुद बनाई थी। मिस्टर यू जहाँ भी जाता है इसे अपने साथ रखता है। जब तक वो हॉस्पिटल में आराम कर रहा है, जी श्वान इसे ठीक करना चाहती है। प्रॉब्लम यह है कि लैंप में लगा पर्पल ग्लास पूरी तरह टूट चुका है। उसे रिपेयर करना आसान नहीं होगा। सोंग चौली बाकी पीसेस जोड़ने में उसकी मदद करने लगता है। जी श्वान फैसला करती है कि अगले दिन बीच पर जाकर वैसा पर्पल ग्लास खोजने की कोशिश करेगी। अगले दिन जी श्वान और सोंग चौली बीच पर शेल खोजते हैं। बैकग्राउंड में किसी को याद करने और सपनों में उसके आने वाला गाना सुनाई देता है। जी श्वान अलग अलग शेल्स देखते हुए कहती है कि समुद्र की लहरें बहुत खूबसूरत हैं और हर रेत का कण अपनी अलग खुशी लिए हुए है। वो महसूस करती है कि दुनिया में कोई 2 शेल्स पूरी तरह एक जैसे नहीं होते। ये शेल्स हजारों सालों से समुद्र का चढ़ना और उतरना सुनते आए हैं। शायद सही शेल भी उसी मोमेंट का इंतजार कर रहा है जब कोई उसे उठाकर अपने साथ ले जाए। दोनों बीच पर खोज जारी रखते हैं। काफ़ी तलाश के बाद उन्हें पर्पल ग्लास शेल के बारे में सही इन्फॉर्मेशन मिलती है। बताया जाता है कि ये शेल समुद्र में कई हजार मीटर की गहराई में पैदा होता है।
इसके लिए बहुत खास एनवायरनमेंट चाहिए और पूरे सी एरिया में ऐसे 5 से ज़्यादा शेल्स भी नहीं होंगे। जी शुआन पूछती है कि इतनी रेयर चीज को वे बीच के पास कहाँ खोजेंगे। जवाब मिलता है कि सामान्य सिचुएशन में यह संभव नहीं है, लेकिन सुनामी आने से पहले सी बेड के शैलो हिस्से में बहुत बड़ा टर्बुलेंस हुआ था। उसी टर्बुलेंस के कारण डीप सी का पर्पल ग्लास बहकर ऊपर या किनारे के पास आ सकता है। ये संभावना सुनते ही जी शुआन की उम्मीद वापस आती है। इसके बाद वो सोंग चाओली को बार बार आवाज देती है, लेकिन उसकी तरफ से तुरंत कोई जवाब नहीं मिलता। जी शुआन लगातार उसका नाम पुकारती हुई उसे खोजने लगती है। सोंग चाओली को न पाकर जी शुआन परेशान होकर उसकी तलाश करती रहती है। बैकग्राउंड सॉन्ग में ठंडी कॉफी, अधूरी वार्मथ, स्टबर्न आंसू और रीयूनियन वाली रात की बातें सुनाई देती हैं। जी शुआन बार बार सोंग चाओली को पुकारती है। आखिर सोंग चाओली उसे मिल जाता है और कहता है कि उसने कर दिखाया, उसे पर्पल ग्लास मिल चुका है। जी शुआन उसे सुरक्षित देखकर राहत महसूस करती है, लेकिन साथ ही नाराज भी होती है। वो साफ कहती है कि प्रोजेक्ट से ज्यादा उसे सोंग चाओली की सेफ्टी की चिंता है। वो पूछती है कि क्या सोंग चाओली उसकी बात समझ रहा है। सोंग चाओली कहता है कि पहली बार जी शुआन ने खुद उससे ऐसी बात कही है। जी शुआन मानती है कि एक पल के लिए उसे सच में लगा था कि शायद वो सोंग चाओली को दोबारा नहीं देख पाएगी। दोनों की फीलिंग सामने आते ही उनके बीच किस हो जाता है। मिस्टर यू हॉस्पिटल से लौटने के बाद अपने शेल लैम्प को पूरी तरह ठीक देखकर हैरान रह जाता है। उसे याद था कि पर्पल ग्लास कई पीसेस में टूट गया था, मगर अब लैम्प पहले जैसी दिखाई दे रही है। उसे बताया जाता है कि सोंग चाओली ने सुनामी से पहले समुद्र में जाकर 2 कीमती पर्पल ग्लास शेल्स खोजे थे। जी शुआन कहती है कि मिस्टर यू और उसकी पत्नी के बीच मौजूद सच्चे प्यार ने उसे बहुत प्रभावित किया। उसी लव ने उसे ये इम्पॉसिबल काम करने की हिम्मत दी। वो बताती है कि पर्पल ग्लास हमेशा कायम रहने वाले प्यार का सिंबल है। मिस्टर यू अपनी पत्नी के हाथ से बनी लैंप ठीक करने के लिए दोनों का धन्यवाद करता है। फिर वो जी शुआन से पूछता है कि क्या डिजाइन सोल्यूशन तैयार करने के लिए 3 दिन काफी होंगे। जी शुआन पहले समझ नहीं पाती, तो मिस्टर यू साफ करता है कि वो उन्हें अपना प्लान पेश करने के लिए 3 दिन का मौका दे रहा है। जी शुआन खुशी से उसका धन्यवाद करती है। 3 दिन के प्रोजेक्ट वर्क के बीच ऑफिस मीटिंग शुरू हो जाती है, लेकिन जी शुआन लेट पहुंचती है। वो अंदर आकर सभी से माफी मांगती है। बाहर आने के बाद जी शुआन सोंग चाओली से शिकायत करती है कि उसने उसका अलार्म बंद कर दिया था। सोंग चाओली कहता है कि जी शुआन पिछली रात ठीक से नहीं सोई थी, इसलिए वो चाहता था कि वो थोड़ी देर ज्यादा आराम कर ले। लेकिन मीटिंग में वो मैनेजमेंट सिस्टम की स्ट्रिक्टनेस पर सवाल उठा देता है। वो पूछता है कि क्या प्रोजेक्ट टीम को अपने मन से ऑफिस आने जाने का समय मिल गया है। जवाब में मना किया जाता है। सोंग चाओली तुरंत नई पनिशमेंट पॉलिसी बनाने की बात कहता है। वो एग्जाम्पल देता है कि एक बार लेट आने पर 200 युआन फाइन होना चाहिए और ये रूल आज से लागू होगा। जी शुआन समझ जाती है कि सबसे पहले फाइन उसी पर लगने वाला है, लेकिन बाद में सोंग चाओली मानता है कि अलार्म उसने बंद किया था, इसलिए गलती उसकी है और पनिशमेंट भी उसी के नाम पे काउंट होना चाहिए। मीटिंग के बाद सोंग चाओली ऑफिस में रखे एक ग्रीन प्लांट को देखकर उसे थोड़ा डिफॉर्म्ड बताता है। मिस्टर यू दोपहर तक ही वहाँ रहने वाला है, इसलिए सोंग चाओली कहता है कि समय बर्बाद करने के बजाय उन्हें बाहर जाकर प्रोजेक्ट के लिए जरूरी चीजें खरीद लेनी चाहिए। सोंग चाओली और जी शुआन प्रोजेक्ट के लिए जरूरी सामान देखने निकलते हैं। चीजें चुनते समय दोनों के बीच किसी वस्तु को पकड़ कर रखने और खो देने को लेकर बात होती है। सोंग चाओली कहता है कि किसी चीज को जितना कसकर पकड़ा जाए, उसे छोड़ना उतना ही मुश्किल हो जाता है। जी शुआन वहाँ रखे बहुत सारे रोजेस देखकर पूछती है कि क्या ये सभी सोंग चाओली ने लगाए हैं। सोंग चाओली जवाब देता है कि उसकी पसंद और जी शुआन की पसंद बिल्कुल एक जैसी है। सामान लाने के बाद दोनों हैंडमेड मॉडल तैयार करने लगते हैं। जी शुआन कहती है कि इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वे मॉडल के पीसेस को सही जगह चिपकाकर पूरा कर देते हैं और मिस्टर यू के सामने फाइनल डिजाइन पेश करने की तैयारी करते हैं। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के दौरान कहा जाता है कि मैनेजर जी प्रोजेक्ट में फेल हो गई है और उसकी सैलरी सेटल करके उसे कंपनी से जाना होगा। लेकिन तभी मिस्टर यू का भेजा हुआ कॉन्ट्रैक्ट पहुंच जाता है। वो सिटी वाली जमीन सोंग फैमिली को 60 मिलियन में बेचने के लिए तैयार हो चुका है और वहां पूरे सिटी का सबसे बड़ा आर्ट पार्क बनाने का प्लान रखा जाता है। इसके बाद डील तक पहुंचने वाली पूरी बात सामने आती है। मिस्टर यू ने जी शुआन के पहले डिजाइन को बोल्ड और इनोवेटिव तो माना था, लेकिन वो उसकी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार नहीं था। उसकी पत्नी को शांत और अलग अलग खूबसूरत चीजों को साथ जोड़ने वाली आर्ट पसंद थी। इसी वजह से उसने पहले कोलैबोरेशन से इनकार कर दिया था। लेकिन टेक्निकल मटेरियल के साथ हुई छेड़छाड़ के बाद टीम ने एक परफेक्ट ऑल्टरनेटिव तैयार किया, जो आखिर मिस्टर यू को सेटिस्फाई कर देता है। कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद चेयरमैन को मानना पड़ता है कि जी शुआन ने प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। वो अपना प्रॉमिस निभाकर जी शुआन का सोंग फैमिली में वेलकम करता है और फाइनेंस डिपार्टमेंट को उसका कमीशन सेटल करने का आदेश देता है।
इसके बाद सोंग चौली एक और ज़रूरी बात उठाता है। प्रोजेक्ट के टेक्निकल मैनुअल और क्रिएटिव मटेरियल के साथ किसी ने छेड़छाड़ करके जीशुआन का प्लान खराब करने की कोशिश की थी। सोंग चौली वार्निंग देता है कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो चाहे जिम्मेदार व्यक्ति कोई भी हो, उसे सोंग फैमिली से तुरंत बाहर निकाल दिया जाएगा। वो ये भी कहता है कि सबोटाज करने वाले व्यक्ति को शायद धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से टीम ने पहले से भी बेहतर ऑल्टरनेटिव तैयार कर लिया। इसके बाद मीटिंग खत्म कर दी जाती है। मीटिंग के बाद सोंग चौली जीशुआन से पूछता है कि आज रात उसका क्या प्लान है। जीशुआन कहती है कि प्रोजेक्ट के दौरान वो काफी समय से उसके घर रहकर उसे परेशान कर रही थी। अब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, इसलिए वो अपने घर वापस जाना चाहती है। इससे सोंग चौली भी मास्टर बेडरूम में वापस जाकर आराम कर सकेगा। सोंग चौली उसके घर के डोर लॉक की बात करता है। जीशुआन बताती है कि कुछ समय पहले लॉक बदल दिया गया था, मगर वो उसे बताना भूल गई। सोंग चौली कहता है कि प्रोजेक्ट में उसने जीशुआन की इतनी मदद की है, इसलिए इमोशन और लॉजिक दोनों के हिसाब से उसे अगले दिन सोंग चौली को डिनर देना चाहिए। मगर जीशुआन बताती है कि कल रात उसका 5th अंकल यानी लियाओ बे के साथ पहले से प्लान है। सोंग चौली को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता। दूसरी तरफ लियाओ बे भी जीशुआन के साथ सेलिब्रेशन में सोंग चौली के आने पर आपत्ति करता है। दोनों एक दूसरे से पूछते हैं कि जीशुआन के सेलिब्रेशन में इंटरफियर करने का अधिकार किसे है। आखिर सभी जीशुआन के घर खाना खाने का प्लान बना लेते हैं। जीशुआन के घर सेलिब्रेशन शुरू होता है। खाने से पहले सोशल मीडिया पोस्ट के लिए फोटो लेने की बात होती है। पोस्ट के कैप्शन में किसी महिला की तारीफ देखकर सोंग चौली पूछता है कि ये प्रेस किसके लिए लिखी गई है। जवाब मिलता है कि जिसके लिए लिखी गई है वो खुद समझ जाएगी। असिस्टेंट चियो भी उस पोस्ट को लाइक कर देता है। लियाओ बे मजाक करता है कि वे सभी सीक्रेटली बॉस की सोशल एक्टिविटी देखने वाले लोग हैं। असिस्टेंट बनने के बाद से क्यू पब्लिक ग्रुप में ज्यादा बात नहीं करता, मगर बॉस से जुड़ी चीज पर तुरंत एक्टिव हो गया। इसके बाद सभी खाना शुरू करते हैं। जीशुआन की कुकिंग की बार बार तारीफ की जाती है। कोई एक डिश को डिलीशियस कहता है तो कोई सामने रखी हर चीज को टेस्ट करके उसी तरह तारीफ करता जाता है। जीशुआन मजाक में कहती है कि केवल खाना और तारीफ करना ही आता है तो कुकिंग सीखने की कोशिश क्यों नहीं करते। सामने वाला जवाब देता है कि वो रोज ऑफिस के काम में इतना बिजी रहता है कि उसके पास सीखने का समय नहीं है। खाना खत्म होने के बाद जीशुआन सभी को वापस जाने के लिए कहती है। फ्रेंड भरोसा दिलाती है कि उसके साथ 5th अंकल मौजूद है, इसलिए रास्ते में कुछ हुआ भी तो वे विक्टिम नहीं, सामने वाले के लिए प्रॉब्लम बनेंगे। जाते समय फ्रेंड जीशुआन से कहती है कि अगर उसकी माँ की देखभाल के लिए कभी एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए तो उसे तुरंत कॉल करे। वो खुद को एक्टर बताकर कहती है कि उसका आफ्टर सेल सर्विस पूरी तरह गारंटीड है। बाहर निकलकर भी लियाओ बाई और फ्रेंड की नोकझोंक जारी रहती है। उधर चेयरमैन सोंग चौली को अपने सामने घुटनों पर बैठने का आदेश देता है। वो नाराज है कि सोंग चौली ने मीटिंग में सबके सामने जीशुआन का सपोर्ट किया। चेयरमैन को लगता है कि सोंग चौली बड़ा होकर खुद को उसके कंट्रोल से बाहर समझने लगा है और सोंग फैमिली से छुटकारा पाना चाहता है। वो कहता है कि सोंग चौली को पहले ये देखना चाहिए कि उसके पास परिवार के खिलाफ जाने की कैपेबिलिटी है भी या नहीं। फिर चेयरमैन उसके सामने सीयाओ और अनमैरिड रहने के बीच चॉइस रखता है। सोंग चौली साफ कहता है कि वो किसी गलत इंसान से शादी नहीं करेगा। इस कन्फ्रंटेशन के दौरान किडनैपिंग इंसिडेंट और सोंग फैमिली के पुराने मैटर्स का भी जिक्र आता है। चेयरमैन को सोंग चौली का जवाब पसंद नहीं आता और वो उसे वहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। सोंग चौली भी पीछे हटने के बजाय वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद जीशुआन के फोन पर सोंग चौली का कॉल आता है। वो कई बार आवाज देकर पूछती है कि क्या सोंग चौली उसे सुन सकता है। फिर सोंग चौली कहता है कि कॉल शायद गलती से लग गया था। जीशुआन बताती है कि वो खुद भी उसे कॉल करने वाली थी। सोंग चौली उससे पूछता है कि क्या घर में कुछ खाना है, क्योंकि उसने अभी तक डिनर नहीं किया और उसे भूख लगी है। जीशुआन कहती है कि वो पहले ही खाना खा चुकी है। सोंग चौली याद करता है कि असिस्टेंट चियो ने उसे जीशुआन और उसके फ्रेंड्स के डिनर के बारे में बताया था। वो जीशुआन से अपने साथ ड्रिंक करने के लिए कहता है, लेकिन जीशुआन मना कर देती है क्योंकि उसने अल्कोहल छोड़ने का फैसला किया है। सोंग चौली की चोट देखकर जीशुआन पूछती है कि क्या अभी भी दर्द हो रहा है। फोन पर उसने सुना था कि सोंग चौली को किसी ने मारा है। वो पूछती है कि क्या ये सब अरेंज्ड मैरिज से इनकार करने की वजह से हुआ। सोंग चौली हाँ कहता है। जीशुआन पूछती है कि अब वो क्या करेगा। सोंग चौली जवाब देता है कि एक और तरीका है, वो किसी दूसरी महिला को ढूंढकर उससे शादी कर सकता है। वो जीशुआन से पूछता है कि क्या उसकी नजर में कोई सूटेबल वुमन है। जीशुआन तुरंत मना कर देती है। जब सोंग चौली उसी सवाल को उसकी तरफ मोड़ता है तो जीशुआन उसे याद दिलाती है कि सबकी नज़र में उसका एक बॉयफ्रेंड है और सोंग चौली ये बात पहले से जानता है।
घर से निकाले जाने के बाद सोंग चौली लियाओ बे को कॉल करता है। लियाओ बे उसकी हालत का मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि क्या पिता या ग्रैंडफादर से लड़ाई करके उसे घर से बाहर निकाल दिया गया है। सोंग चौली उससे कुछ पैसे उधार मांगता है क्योंकि इस समय उसके पास रहने की जगह भी नहीं है। लियाओ बे तुरंत पूछता है कि क्या इसका संबंध जीशुआन से है। फिर वो कहता है कि लियाओ और सोंग दोनों बड़े फैमिली हैं, इसलिए क्या सोंग चौली सच में इतनी छोटी प्रॉब्लम को मुश्किल मान रहा है। सोंग चौली उसकी बातें सुनकर कॉल खत्म कर देता है। इसके बाद वो सीधे जी शुआन के घर पहुंचता है। वो कहता है कि जी शुआन ने उसकी सारी बातें सुन ली हैं और अब वो होमलेस है, इसलिए उसके पास जी शुआन से अपने घर में रहने देने की रिक्वेस्ट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। सोंग चौली के घर में रहने के दौरान जी शुआन उससे 6 साल पुरानी बात पूछती है। उसे लगता है कि उसने 6 साल पहले सोंग चौली को अपने घर के आसपास देखा था। सोंग चौली कहता है कि उस समय उसने सोंग फैमिली का बिजनेस भी नहीं संभाला था। वो सीईओ ट्रेनिंग कोर्सेज में बिजी रहता था और उसके पास फ्रीडम तो दूर बेसिक पर्सनल टाइम भी नहीं था। जी शुआन कहती है कि सोंग चौली की सिलुएट उसकी पुरानी मेमोरी में मौजूद किसी व्यक्ति से बहुत मिलती है। साथ ही उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई 6 साल से सीक्रेटली उस पर नजर रख रहा हो। सोंग चौली बात को दूसरी तरफ घुमाकर कहता है कि ये सिचुएशन डेंजरस है और उसे जी शुआन को हर समय प्रोटेक्ट करना होगा। सेफ्टी के नाम पर वो उसी रूम में सोने का सुझाव देता है। जी शुआन जवाब देती है कि पूरे कैपिटल में इस समय सबसे डेंजरस आदमी खुद सोंग चौली है। वो उसके लिए नीचे बेड तैयार करके कहती है कि सोंग चौली अपस्टेयर्स जाए और वो नीचे सो जाएगी। इसी बीच जी शुआन की माँ की मेडिकल कंडीशन फिर कंसर्न पैदा करती है। डॉक्टर बताता है कि टाइमली ट्रीटमेंट के बावजूद पेशेंट की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है और जितनी जल्दी हो सके किडनी ट्रांसप्लांट करना होगा। सोंग चौली डॉक्टर ली से कहता है कि वो डोनर की तलाश कर रहा है। साथ ही वो डॉक्टर से अपना पुराना मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट मांगता है और पूछता है कि क्या उसका किडनी जी शुआन की मां के साथ मैच हो सकता है। डॉक्टर हैरान होकर पूछता है कि क्या सोंग चौली खुद डोनर मैचिंग टेस्ट कराना चाहता है। वो उसे याद दिलाता है कि सोंग चौली सोंग फैमिली का इकलौता बेटा और हेयर है। चेयरमैन शायद कभी इस डिसीजन के लिए तैयार नहीं होगा। सोंग चौली साफ कहता है कि ये उसका अपना शरीर है, इसलिए फैसला भी वही करेगा। चेयरमैन की परमिशन उसके लिए जरूरी नहीं है। जी शुआन अपनी माँ की हालत संभालने के लिए सोंग चौली से 1 सप्ताह की छुट्टी मांगती है। सोंग चौली पूछता है कि क्या 1 सप्ताह काफी होगा। फिर वो खुद ही कहता है कि जी शुआन को समय की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी शुआन उसका धन्यवाद करती है। सोंग चौली उसे अपने घर की की देकर कहता है कि अगर सच में उसके पास कहीं रहने की जगह न हो या किसी प्रॉब्लम में फंस जाए तो वो उसके घर आ सकती है। हॉस्पिटल में 1 सप्ताह बीतने के बाद जी शुआन की माँ उससे कहती है कि अब उसे वापस घर जाकर आराम करना चाहिए। जी शुआन बताती है कि डॉक्टर के अनुसार माँ डेंजरस पीरियड से बाहर आ चुकी है, लेकिन अभी बहुत कमजोर है, इसलिए वो उन्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। माँ कहती है कि आज जी शुआन का बर्थडे है। जी शुआन खुद अपना बर्थडे भूल चुकी थी। माँ पूछती है कि व्यू रुई ने उसके बर्थडे के लिए कोई अरेंजमेंट क्यों नहीं किया। जी शुआन कहती है कि शायद उसने व्यू रुई को अपनी बर्थडे डेट बताई ही नहीं थी। माँ जवाब देती है कि रिलेशनशिप की शुरुआत में लोग एक दूसरे की छोटी से छोटी बात याद रखते हैं। अगर व्यू रुई सच में उसकी केयर करता है तो उसे पहले से प्लान बनाना चाहिए था। जी शुआन उसे बचाते हुए कहती है कि दोनों वर्किंग लोग हैं और बिजी स्केड्यूल में ऐसी डेट भूलना नॉर्मल है। तभी जी शुआन के फोन पर मैसेज आता है। माँ उसे वू रुई का मैसेज समझती है और कहती है कि केयर करने वाला व्यक्ति आखिर अपना प्लान बना ही चुका है। वो जी शुआन को जल्दी तैयार होकर वू रुई के साथ अकेले समय बिताने भेज देती है। जी शुआन बताए गए स्थान पर पहुंचती है, मगर वहाँ वू रुई नहीं बल्कि सोंग चौली उसका इंतजार कर रहा होता है। रोमांटिक म्यूजिक के बीच सोंग चौली उसके लिए बर्थडे सरप्राइज तैयार करता है। वो जी शुआन को एक ड्रेस गिफ्ट करता है और पूछता है कि उसे पसंद आई या नहीं। सोंग चौली बताता है कि सेल्स असिस्टेंट ने क्लासिक स्टाइल रिकमेंड किया था। वो ये भी कहता है कि केवल एक नज़र में उसने जी शुआन का सही साइज पहचान लिया था। जी शुआन उससे पूछती है कि उसे उसका बर्थडे कैसे पता चला। सोंग चौली पर्सनल फाइल का सीधा जवाब देने के बजाय प्रोजेक्ट गिफ्ट जैसी बात कहकर इसे टालने की कोशिश करता है। फिर वो जी शुआन के लिए बर्थडे सॉन्ग गाता है और उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है। जी शुआन सरप्राइज देखकर प्रभावित होती है। सोंग चौली टीवी ड्रामास का जिक्र करते हुए कहता है कि ऐसी सिचुएशन में फीमेल लीड अक्सर हीरो का एहसान अपने शरीर से चुकाती है। जी शुआन कहती है कि वो सोंग चौली की काइंडनेस चुकाने के लिए काम में और ज्यादा मेहनत करेगी। सोंग चौली पूछता है कि ग्रैटिट्यूड दिखाने का उसके पास कोई दूसरा तरीका नहीं है। इसके बाद वो सुनामी वाले दिन की बात उठाता है। वो कहता है कि जी शुआन बिना कुछ सोचे उसे ढूंढने बीच पर दौड़ी थी।
जीशुआन जवाब देती है कि उसकी जगह कोई और होता तो वो उसके लिए भी ऐसा ही करती। सॉन्ग चाओली कहता है कि इंसान का शरीर उसके शब्दों से ज्यादा हॉनेस्ट होता है। इस समय जीशुआन के शरीर का टेम्परेचर बढ़ रहा है और उसका हार्ट बीट भी तेज हो चुका है, इसलिए उसे मान लेना चाहिए कि वो सॉन्ग चाओली के लिए फीलिंग्स रखने लगी है। जीशुआन तुरंत इनकार करती है। तभी दरवाजे पर जीशुआन की फ्रेंड और वू रुई की आवाज सुनाई देती है। दोनों बर्थडे सरप्राइज देने आए हैं। फ्रेंड बाहर से पूछती है कि अगर जीशुआन चाहे तो वो आज ही वू रुई से उसका ब्रेकअप भी करवा सकती है। जीशुआन घबरा जाती है क्योंकि वो उन्हें सॉन्ग चाओली के साथ नहीं दिखा सकती। वो सॉन्ग चाओली से माफी मांगकर उसे बाथरूम में छिपने के लिए कहती है। सॉन्ग चाओली इस ट्रीटमेंट से खुश नहीं होता, लेकिन जीशुआन उससे थोड़ी देर पेशेंस रखने की रिक्वेस्ट करती है। वो सॉन्ग चाओली को जल्दी से बाथरूम में छिपाकर दरवाजा खोलती है। फ्रेंड और व्यू रुई केक लेकर अंदर आते हैं और जीशुआन को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। खाना खाते समय व्यू रुई घर में रखे गिफ्ट्स देखकर पूछता है कि सॉन्ग ग्रुप ऐसे एम्प्लॉय बेनिफिट्स केवल जीशुआन को देता है या सभी एम्प्लॉयज को। जीशुआन तुरंत कहती है कि उनकी कंपनी अपने अच्छे बेनिफिट्स के लिए फेमस है। फ्रेंड वू रुई से पूछती है कि क्या वो ऑफिस में भी इतना ही ड्रामेटिक रहता है। जीशुआन बताती है कि कंपनी में उसकी एक खास रेपुटेशन है। फिर दोनों सिबलिंग्स अपने बचपन के झगड़ों पे मजाक करने लगते हैं। फ्रेंड बताती है कि जब वो 1 साल की थी और व्यू रुई 3 साल का था, तब भी दोनों लड़ते थे। वो मजाक में कहती है कि व्यू रुई ने उसका डायपर तक चुराया था। कुछ देर बाद जीशुआन बाथरूम जाने का बहाना बनाकर सॉन्ग चाओली की हालत देखने जाती है। बाहर लौटते ही व्यू रुई भी बाथरूम जाने लगता है। जीशुआन उसे रोकने के लिए तरह तरह के एक्सक्यूजेस देती है। बाथरूम के अंदर सॉन्ग चाओली का फोन गायब होने और बाहर निकलने की बात होती है। जीशुआन उससे धीरे रहने के लिए कहती है, लेकिन इसी कंफ्यूजन में केक खराब हो जाता है। सॉन्ग चाओली कहता है कि उससे थोड़ी ज्यादा ताकत लग गई थी। जीशुआन जल्दी से कहती है कि केक खराब हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वू रुई फिर बाथरूम की तरफ जाता है। जीशुआन दावा करती है कि टॉयलेट खराब है और उसके इस्तेमाल करने पर पूरी तरह टूट सकता है। वो व्यू रुई को किसी दूसरे टॉयलेट तक ले जाने की बात करती है। यही बहाना कई बार दोहराया जाता है क्योंकि व्यू रुई अंदर जाने की जिद करता रहता है। आखिर सॉन्ग चाओली को बाहर निकलने का मौका मिल जाता है। वो जीशुआन से पूछता है कि क्या उसे उसके फेक बॉयफ्रेंड के सामने सारी बात एक्सप्लेन कर देनी चाहिए। जीशुआन उसे जल्दी बाहर भेजने की कोशिश करती है, जबकि वू रुई और फ्रेंड को अभी भी सिचुएशन पूरी तरह समझ नहीं आती। घर से निकलने के बाद सॉन्ग चाओली सीधे लियाओ बाई से मिलता है। वो कहता है कि जीशुआन और वू रुई के रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ है। सॉन्ग चाओली पूछता है कि अगर कोई आदमी अपनी गर्लफ्रेंड को दूसरे आदमी के साथ सीक्रेटली मिलते देख ले तो उसकी पहली रिएक्शन क्या होगी। लियाओ बाई कहता है कि वो उस आदमी को जान से मार देगा। सॉन्ग चाओली बताता है कि वू रुई ने उसे देखकर लड़ने के बजाय बाथरूम से निकलने और भागने की कोशिश की, इसलिए उसका और जीशुआन का रिलेशनशिप असली नहीं हो सकता। लियाओ बे भी मानता है कि दोनों फेक कपल हैं, लेकिन वो सॉन्ग चाओली को याद दिलाता है कि जब तक जीशुआन खुद ये बात स्वीकार नहीं करती तब तक सच जानने का कोई फायदा नहीं। लोगों की नज़र में सॉन्ग चाओली अब भी थर्ड पर्सन ही रहेगा। सॉन्ग चाओली कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके पास जीशुआन से सच्चाई निकलवाने का अपना प्लान है। रात को असिस्टेंट च्यू वू रुई से उसकी हालत पूछता है। बात सॉन्ग चाओली और जीशुआन के रिलेशनशिप तक पहुंच जाती है। असिस्टेंट च्यू सीधे कहता है कि वू रुई और जीशुआन केवल प्रिटेंड कपल हैं। वू रुई उसकी शार्प नजर की तारीफ करता है और आखिर सच स्वीकार कर लेता है। वो बताता है कि शुरुआत में यह प्लान केवल दोनों फैमिलीज के मैरिज प्रेशर से बचने के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में उसे महसूस हुआ कि सॉन्ग चाओली सच में जीशुआन को पसंद करता है। दूसरी तरफ जीशुआन अभी अपनी फीलिंग्स को स्वीकार नहीं कर रही। वू रुई फेक बॉयफ्रेंड है, इसलिए जरूरत पड़ने पर एक और सीन एक्ट करने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो असिस्टेंट च्यू से रिक्वेस्ट करता है कि ये सीक्रेट किसी को न बताए। असिस्टेंट क्यों भरोसा दिलाता है कि वो चुप रहेगा। वहीं जीशुआन अपनी फ्रेंड से पूछती है कि हॉस्पिटल में वो किससे बातें कर रही थी, क्योंकि उसका ध्यान कहीं और था। फ्रेंड बताती है कि शायद उसे अपने वर्क प्लेस पर कोई पसंद आने लगा है। जीशुआन तुरंत लियाओ बे का नाम लेती है, मगर फ्रेंड मना कर देती है। वो कहती है कि लियाओ बे से छुटकारा पाने के लिए उसने फ्यूनरल होम में पार्ट टाइम जॉब की थी। वहीं उसकी मुलाकात एक हैंडसम अंडरटेकर से हुई। जीशुआन पूछती है कि वो आदमी उसके साथ कैसा व्यवहार करता है और क्या उसे भी फ्रेंड में इंटरेस्ट है। फ्रेंड कहती है कि जरूर होगा, क्योंकि वो हमेशा कॉर्प्सेस उठाने में उसकी मदद करता है। जीशुआन समझाती है कि केवल इतनी बात से फीलिंग साबित नहीं होती, लेकिन अगर किसी का मैसेज 2 मिनट लेट होने पर बेचैनी होने लगे तो वो अट्रैक्शन हो सकता है। तभी फ्रेंड को याद आता है कि उन्होंने आंटी से मिलने के लिए छुट्टी लेने की बात कही थी, मगर कई दिन बीतने के बाद भी लियाओ बे ने काम रिज्यूमे नहीं किया। वो कहती है कि लियाओ बे 3 घंटे से ड्यूटी पर रिपोर्ट करने नहीं आया और अब वो उससे जरूर जवाब लेगी।
दूसरी तरफ सोंग चाओली लियाओ बेई को टी पर बुलाता है। वो बताता है कि जीशुआन की मां को किडनी प्रॉब्लम है और उसकी मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार सोंग चाओली के मैच होने की संभावना है। लियाओ बेई हैरान होकर पूछता है कि क्या वो जीशुआन के लिए अपना किडनी तक देने वाला है। वो सोंग चाओली को चिढ़ाते हुए कहता है कि रिलेशनशिप अभी ऑफिशियल भी नहीं हुआ और वो मदर इन लॉ के लिए अपना ऑर्गन सैक्रिफाइस करने को तैयार है। सोंग चाओली कहता है कि लियाओ बेई प्यार को नहीं समझता। लियाओ बेई मजाक में पूछता है कि अगर वो और जीशुआन की मां दोनों पानी में गिर जाएं तो सोंग चाओली किसे बचाएगा। सोंग चाओली उसे नॉनसेंस बंद करने के लिए कहता है और बताता है कि मेडिकल अरेंजमेंट पहले ही किया जा चुका है। इसके बाद एक किडनैपिंग प्लान से जुड़ी कंफ्यूजन शुरू होती है। लियाओ बेई को किसी मैसेज या डॉक्यूमेंट में डेट गलत लिखी मिलती है। वो कहता है कि किसी आइडियट ने डेट बदलकर अपने ही प्लान में एक्स्ट्रा ड्रामा जोड़ दिया। सोंग चाओली को लगता है कि कोई जीशुआन को टारगेट कर रहा है। वो बार बार जीशुआन को कॉल करता है लेकिन फोन अनअवेलेबल आता है। उसका डर बढ़ता जाता है। वो धमकी देता है कि अगर किसी ने जीशुआन को छुआ तो वो उसे अगले दिन तक जीवित नहीं छोड़ेगा। तभी लियाओ बेई उसके पास पहुंचता है और पूछता है कि वो कॉल क्यों नहीं उठा रहा था। जीशुआन से आखिर संपर्क हो जाता है। वो बताती है कि उसके फोन का सिग्नल कमजोर था और वो हॉस्पिटल लौटते समय डिनर लेने जा रही थी। सोंग चाओली कहता है कि उसे अभी एक किडनैप्ड महिला की फोटो मिली है। फोटो में चेहरा नहीं दिख रहा लेकिन उस महिला के कपड़े बिल्कुल जीशुआन जैसे हैं। जीशुआन बताती है कि बाहर ठंड होने के कारण उसने अपना कोट फिफ्थ अंकल की फ्रेंड को दे दिया था। इससे साफ होता है कि फोटो में जीशुआन नहीं कोई और है। सभी उस किडनैप्ड महिला तक पहुंचते हैं। वो जीशुआन की फ्रेंड निकलती है। फ्रेंड बताती है कि किडनैपर्स ने उसका हुड हटाकर चेहरा देखा, उसे गाली दी और फिर कार में बैठकर चले गए। उसने किडनैपर्स का चेहरा साफ नहीं देखा क्योंकि वे पूरी तरह कवर्ड थे, मगर उनमें से एक की आवाज उसे जानी पहचानी लगी। तभी जीशुआन का फोन फिर अनअवेलेबल आने लगता है। सोंग चाओली समझ जाता है कि फ्रेंड को किडनैप करना केवल उसे गलत दिशा में भेजने का प्लान था। किडनैपर्स ने फोटो से उसे दूर बुलाया और फिर असली टारगेट जीशुआन को पकड़ने वापस चले गए। कुछ ही देर बाद मैसेज आता है कि सोंग चाओली पैसे लेकर अकेला पहुंचे। उसे केवल आधे घंटे का समय दिया जाता है। लियाओ बेई उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि सोंग चाओली ड्राइविंग नहीं कर सकता, मगर जीशुआन खतरे में है, इसलिए सोंग चाओली किसी वार्निंग पर ध्यान नहीं देता। सोंग चाओली किडनैपर्स की बताई जगह पहुंचता है। वहां जीशुआन के सामने शाओ जिंग मौजूद होता है। वो खुश होकर कहता है कि सोंग चाओली ने केवल आउटलाइन देखकर पहचान लिया कि फोटो में जीशुआन थी। ये देखकर वो खुद भी काफी टच्ड है। शाओ जिंग कहता है कि उसने इतने साल जीशुआन की केयर की है, इसलिए सोंग चाओली से 5 मिलियन रिवॉर्ड मांगना ज्यादा नहीं है। जीशुआन पूछती है कि इस मामले का सोंग चाओली से क्या संबंध है। शाओ जिंग जवाब देता है कि जीशुआन को बांधकर वो केवल सोंग चाओली को ही थ्रेटन कर सकता है। जीशुआन उसका मजाक उड़ाकर कहती है कि वो बेहद पैथेटिक है। वो ताकतवर बनना चाहता है मगर उसके पास कोई असली कैपेबिलिटी नहीं है। अपने एक्स को थ्रेटन करने के लिए भी उसे उसके बॉस की फीलिंग्स का सहारा लेना पड़ रहा है। शाओ जिंग पहले जीशुआन को माफ करने का सोच रहा था लेकिन उसकी बातें सुनकर और भड़क जाता है। जीशुआन पूछती है कि वो क्या करने वाला है। शाओ जिंग कहता है कि वो जीशुआन के खराब टेम्पर से तंग आ चुका है। जीशुआन उसे याद दिलाती है कि पहले वही उसकी इस आदत को क्यूट कहता था। शाओ जिंग जवाब देता है कि वो पहले की बात थी, अब जीशुआन उसे डिस्गस्टिंग लगती है। फिर वो कहता है कि उसे समझ नहीं आता सोंग चाओली ने जीशुआन में ऐसा क्या देखा। जीशुआन बार बार कहती है कि सोंग चाओली केवल उसका सुपीरियर है, मगर शाओ जिंग कहता है कि वो एक नजर में पुरुषों की सोच समझ जाता है और उसे साफ पता है कि सोंग चाओली के मन में क्या है। इसी कॉन्फ्रंटेशन के बीच सोंग चाओली जीशुआन को बचाने पहुंचता है। संघर्ष में वो जीशुआन को डेंजर से निकालता है लेकिन खुद गंभीर रूप से घायल हो जाता है। बैकग्राउंड में लव सॉन्ग चलता है जिसमें सामने वाले को अपनी जिंदगी और दिल का प्यार कहा जाता है। सोंग चाओली घायल हालत में जीशुआन से माफी मांगता है कि उसे पहुंचने में देर हो गई। जीशुआन के फ्रेंड्स भी शाओ जिंग पर टूट पड़ते हैं। उसे बताया जाता है कि पुलिस को कॉल किया जा चुका है और कुछ ही देर में उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जीशुआन सोंग चाओली को जागते रहने के लिए कहती है। वो उससे बात जारी रखने की कोशिश करती है ताकि वो बेहोश न हो। सोंग चाओली उससे पूछता है कि अगर वे दोनों सुरक्षित यहाँ से निकल गए तो क्या जीशुआन उसके साथ रिलेशनशिप में आएगी। जीशुआन वादा करती है कि अगर वे सेफली बाहर निकल गए तो दोनों साथ रहेंगे। सोंग चाओली की हालत फिर भी बिगड़ती जाती है। जीशुआन उसे पुराने समय की बातें याद दिलाती है लेकिन वो जवाब देना बंद कर देता है। लियाओ बेई जीशुआन को सोंग चाओली की छिपी हुई सैक्रिफाइसेस बताता है। सोंग चाओली को किडनैपिंग इंसिडेंट के कारण PTSD है और वो ड्राइव नहीं कर सकता, मगर जीशुआन के डेंजर में होने की खबर मिलते ही उसने किसी से ज्यादा तेजी से एक्सीलरेटर दबाया। वो जीशुआन की मां के लिए किडनी डोनर ढूंढता रहा और खुद भी मेडिकल टेस्ट करवाया।
जरूरत पड़ती तो वो अपना किडनी तक देने को तैयार था। ये सब सुनकर जी शुआन सोंग चाओली को बार बार जागने के लिए कहती है। वो रोते हुए मानती है कि सोंग चाओली अभी तक उसकी फीलिंग्स नहीं जानता। जी शुआन भी उसे पसंद करती है और ये बात बताए बिना उसे मरने नहीं दे सकती। इसके बाद लियाओ बे और जी शुआन की फ्रेंड के बीच बहस होती है। फ्रेंड कहती है कि वो जी शुआन को परेशान कर सकता है मगर उसके इमोशंस के साथ नहीं खेल सकता। याओ बे जवाब देता है कि जी शुआन उसकी फ्रेंड जरूर है लेकिन सोंग चाओली भी उसका भाई है। उसका भाई लगभग अपनी जान खो चुका है, इसलिए लियाओ बे को ये जानने का अधिकार है कि उसकी सैक्रिफाइस सही इंसान के लिए थी या नहीं। फ्रेंड उससे सोंग चाओली की हालत पूछती है। लियाओ बे बताता है कि वो ठीक है। चेयरमैन नहीं चाहता था कि हॉस्पिटल में भर्ती होने की खबर से सोंग ग्रुप पर असर पड़े, इसलिए सोंग चाओली को वापस ले जाया गया। अगर फ्रेंड को चिंता है तो वो खुद जाकर उसकी हालत देख सकती है। जी शुआन चेयरमैन सोंग से मिलने जाती है। चेयरमैन उसे साफ कहता है कि उसका और सोंग चाओली का रिश्ता केवल सुपीरियर और सबऑर्डिनेट तक सीमित रहना चाहिए। जी शुआन माफी मांगती है लेकिन कहती है कि सोंग चाओली ने उसके लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए अब वो भी एक बार उसके लिए ब्रेव बनना चाहती है। चेयरमैन उसे याद दिलाता है कि एक नॉड से उसने जी शुआन को सोंग ग्रुप में आने दिया था और उसी तरह एक नॉड से उसे बाहर भी निकाला जा सकता है। जी शुआन जवाब देती है कि यहाँ आने से पहले ही उसने कंपनी छोड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन इस समय सोंग फैमिली को असल में सोंग चाओली कंट्रोल करता है, इसलिए जी शुआन के स्टे या रेजिग्नेशन के बारे में जानने का अधिकार भी उसी को है। वो सोंग चाओली से मिलने की मांग करती है। चेयरमैन कहता है कि सोंग चाओली अभी अनकॉन्शियस है और उसके पास सी याओ मौजूद है। फिर वो जी शुआन को बताता है कि दोनों की वेडिंग डेट तय हो चुकी है और शादी अगले महीने होगी। जी शुआन कहती है कि ये चेयरमैन का डिसीजन है, सोंग चाओली का नहीं। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है, जबकि चेयरमैन मानता है कि उसने जी शुआन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। सोंग चाओली को होश आते ही वो जी शुआन के बारे में पूछता है। चेयरमैन बताता है कि जी शुआन उससे मिलने आई थी, मगर जैसे ही उसे सोंग चाओली और साई याओ की अगले महीने होने वाली शादी का पता चला, वो चली गई। सोंग चाओली तुरंत पूछता है कि किसने कहा वो शादी करेगा। चेयरमैन जवाब देता है कि ये फैसला उसने सोंग चाओली के लिए किया है। सोंग चाओली कहता है कि वो मरने तक इस शादी के लिए तैयार नहीं होगा। चेयरमैन फिर उसे स्टिक से मारने लगता है और कहता है कि वो देखेगा सोंग चाओली की हड्डियां ज्यादा मजबूत हैं या उसकी स्टिक। साई याओ बीच में आकर चेयरमैन को रोकती है। वो पूछती है कि क्या वो सोंग चाओली को सच में मार डालना चाहता है। चेयरमैन कहता है कि सोंग चाओली ऐसा जिद्दी आदमी है जो बिना मार खाए पीछे नहीं हटता, लेकिन सोंग चाओली फिर भी वेडिंग से मना करता है। चेयरमैन सी याओ से शादी को तय समय पर करने की गारंटी मांगता है। तभी सी याओ खुद कह देती है कि उसने फैसला बदल दिया है। उसका सी फैमिली बड़ा और पावरफुल है, इसलिए सोंग चाओली जैसा आदमी उसके लायक नहीं है। वो इस शादी से पीछे हट जाती है। सोंग चाओली तुरंत असिस्टेंट च्यू से जी शुआन को ढूंढने चलने के लिए कहता है। चोटों के बावजूद वो आराम करने को तैयार नहीं है। ऑफिस लौटते समय असिस्टेंट च्यू पूछता है कि क्या सोंग चाओली पूरी तरह रिकवर हो चुका है। सोंग चाओली कहता है कि ग्रैंडपा बूढ़ा हो गया है और पहले जितनी ताकत से नहीं मार सकता। वो सबसे पहले पूछता है कि जी शुआन काम पर वापस आई या नहीं। असिस्टेंट बताता है कि जी शुआन ने काम रिज्यूमे कर दिया है और चेयरमैन के सामने अपनी फीलिंग्स भी जाहिर की थी, लेकिन कंपनी में अभी भी सभी उसे वू रुई की गर्लफ्रेंड समझते हैं। सोंग चाओली पब्लिक ओपिनियन हैंडल करने के लिए वू रुई को बुलाता है। वू रुई पहले सोचता है कि शायद बाथरूम वाली घटना के कारण उसे नौकरी से निकाला जा रहा है। वो पूछता है कि क्या उसने काम में कोई गलती की है। सोंग चाओली मानता है कि वू रुई की परफॉर्मेंस परफेक्ट है, फिर साफ कहता है कि प्रॉब्लम ये है कि सब उसे जी शुआन का बॉयफ्रेंड मानते हैं, जबकि अब जी शुआन सोंग चाओली को पसंद करती है। वू रुई कहता है कि असिस्टेंट च्यू सारी सच्चाई जानता है। वो मान लेता है कि जी शुआन के साथ उसका रिलेशनशिप फेक था। सोंग चाओली पहले उसे दूसरे स्थान पर भेजने की बात करता है और कॉम्पेंसेशन देने का भरोसा दिलाता है, लेकिन वू रुई एक ऐसा सोल्यूशन देता है जिससे दोनों का काम हो सकता है। वो कंपनी में सभी को बताएगा कि उसका प्यार वन साइडेड था और जी शुआन तथा सोंग चाओली ही असली डेस्टाइन कपल हैं। वू रुई खुद को दोनों का सबसे बड़ा सपोर्टर घोषित करता है। वो कहता है कि अगर कोई सोंग चाओली और जी शुआन को साथ आने से रोकने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले वो उसका विरोध करेगा। सोंग चाओली उसकी सिचुएशन के अनुसार तुरंत बदलने की कैपेबिलिटी की तारीफ करता है, फिर उसे डेप्यूटी मैनेजर बना देता है। वू रुई खुशी से बार बार उसका धन्यवाद करता है। प्रमोशन के बाद वू रुई ऑफिस में सभी एम्प्लॉयज को किडनैपिंग वाली घटना सुनाता है। वो बताता है कि सोंग चाओली ने एक ब्रूटल अटैक में ठग को नीचे गिराया और डेंजर में फंसी महिला को बचाया। सभी उत्सुक होकर पूछते हैं कि वो महिला कौन थी। वू रुई बताता है कि वो सिटी ईस्ट वाली लैंड डील कंप्लीट करने वाली मैनेजर जी थी। कोवर्कर्स तुरंत पूछते हैं कि जी शुआन तो वू रुई की गर्लफ्रेंड है, फिर सोंग चाओली उसका हीरो कैसे बन गया। वे उसके सिर पर ग्रीन हैट होने का मजाक उड़ाते हैं।
वो रुई उन्हें नॉनसेंस बंद करने के लिए कहता है। वो बताता है कि जीशुआन उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि उसकी सिस्टर की बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए उसका जीशुआन का ख्याल रखना नॉर्मल है। फिर वो साइयाओ और सोंग चौली की एंगेजमेंट वाली बात भी साफ करता है। साइयाओ पहले ही जा चुकी है और सोंग चौली कई बार अपनी फीलिंग्स दिखा चुका है, इसलिए सबको अनजान बनने का नाटक बंद करना चाहिए। वो ओपनली कहता है कि मैनेजर जी और प्रेसिडेंट सोंग परफेक्ट मैच है। सभी को ये बात समझ लेनी चाहिए और फ्यूचर में उनके बारे में गलत गॉसिप नहीं करनी चाहिए। तभी सोंग चौली ऑफिस में आता है और जी शुआन को अपने साथ चलने के लिए कहता है। बाकी एम्प्लॉयज दोनों को देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं। अकेले में जी शुआन सबसे पहले सोंग चौली की चोटों के बारे में पूछती है। सोंग चौली उसे बैठने के लिए कहता है। जी शुआन फिर पूछती है कि उसने वू रुई को कितनी सैलरी इंक्रीज देकर अपनी तरफ किया है। सोंग चौली दावा करता है कि इसमें पैसे का कोई काम नहीं और वू रुई केवल उसकी पर्सनल चार्म से प्रभावित हुआ। इसके बाद जीशुआन पूछती है कि उसे वू रुई वाला फेक रिलेशनशिप कब पता चला। सोंग चौली जवाब देता है कि उसे शुरुआत से ही शक था। वो जीशुआन को याद दिलाता है कि वू रुई के साथ होने के बावजूद जीशुआन का शरीर सोंग चौली के करीब आने पर अलग रिएक्शन देता था। फिर वो बताता है कि असिस्टेंट च्यू ने चेयरमैन के सामने जीशुआन की ब्रेव कन्फेशन के बारे में सब बता दिया। सोंग चौली उसे किडनैपिंग वाली रात का प्रॉमिस भी याद दिलाता है। अगर दोनों सेफली बच गए तो वे साथ रहेंगे। जी शुआन आखिर रिलेशनशिप के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन 2 कंडीशंस रखती है। पहली, दोनों 6 महीने तक डेटिंग करके देखेंगे और सूटेबल होने पर ही आगे बढ़ेंगे। दूसरी, ऑफिस और पर्सनल लाइफ अलग रहेगी, इसलिए कंपनी में रिलेशनशिप पब्लिक नहीं किया जाएगा। सोंग चौली दोनों कंडीशन स्वीकार कर लेता है। वो कहता है कि 6 महीने का समय उसके लिए काफी है। जाते समय जीशुआन उसे याद दिलाती है कि वर्क खत्म होने के बाद वो अपनी नई गर्लफ्रेंड का इंतजार करे। रिलेशनशिप शुरू होने के बाद दोनों घर पर साथ ड्रिंक करते हैं। सोंग चौली 2 ग्लासेस भरने के लिए कहता है और जी शुआन को रुकने नहीं देता। वो कहता है कि घर पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ड्रिंक करने में उसे ड्रंक होने का कोई डर नहीं है। जी शुआन इस नए रिलेशनशिप के बारे में सोचकर कहती है कि अचानक उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो किसी खास चीज के लिए चुनी गई हो। इसके बाद रोमांटिक म्यूजिक के साथ दोनों के रिलेशनशिप के कुछ मोमेंट्स दिखाई देते हैं। गाने में किसी खोई हुई चीज, दूर महसूस होने वाले पुराने समय और फाइनली किसी के योग्य बनने की बातें सुनाई देती हैं। कुछ समय बाद लियाओ बेई सोंग चौली की बदली हुई हालत देखकर पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ। वो सोंग चौली को न्यूली फेवर्ड लवर जैसा व्यवहार करने वाला कहता है। सोंग चौली जवाब देता है कि लियाओ बेई ने कभी रिलेशनशिप नहीं किया, इसलिए वो इन फीलिंग्स को नहीं समझ सकता। वो कहता है कि उनका प्यार इतना स्वीट है कि शायद लियाओ बेई उसे हैंडल ही न कर पाए। लियाओ बेई उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो एक हाथ से गेम खेलता, दूसरे से ड्रिंक करता और फिर भी रात में अपने राइट हैंड का इस्तेमाल कर सकता है। वो सोंग चौली को प्यार में सस्ता और पुराने डॉग जैसा व्यवहार करने वाला बताता है। अगली सुबह जी शुआन उठती है तो सोंग चौली उस पर पिछली रात का वादा पूरा न करने का आरोप लगाता है। वो उसे गलत आदमी समझकर भूल न जाने की वार्निंग देता है। जी शुआन उसे चाइल्डिश कहती है, लेकिन सोंग चौली जवाब देता है कि जी शुआन ने खुद रात में उसे बहुत कुछ देने की बात कही थी। जी शुआन उसे वहां से जाने के लिए कहती है। सोंग चौली उसके इंडिफरेंट एक्सप्रेशन की तारीफ करते हुए पूछता है कि क्या फर्स्ट रिलेशनशिप में हर व्यक्ति थोड़ा इनसिक्योर हो जाता है। जी शुआन उसे मजाक बंद करने के लिए कहती है क्योंकि उसे बाद में हॉस्पिटल जाकर अपनी माँ से मिलना है। सोंग चौली उसे हॉस्पिटल छोड़ने की पेशकश करता है। जी शुआन उनकी कंडीशन याद दिलाती है कि फिलहाल फैमिली से रिलेशनशिप छिपा कर रखा जाएगा। सोंग चौली कहता है कि वो पार्किंग लॉट में उसका इंतजार करेगा। इसी समय दूसरी तरफ किसी को यह पता लगाने का आदेश दिया जाता है कि सोंग चौली पिछली रात घर क्यों नहीं लौटा। जांच में जी शुआन की मां की बीमारी और सोंग चौली की हाल की एक्टिविटीज से जुड़ी इंफॉर्मेशन सामने आने लगती है। इन्वेस्टिगेशन में चेयरमैन सोंग को बताया जाता है कि जी शुआन की मां को यूरेमिया है। कुछ समय पहले सोंग चौली ने अपने सारे कनेक्शंस का इस्तेमाल करके उनके लिए सूटेबल किडनी डोनर ढूंढने की कोशिश की थी। इसके साथ एक और जरूरी बात सामने आती है। जी शुआन और सोंग चौली का कनेक्शन 6 साल पुराना है। कॉलेज के समय जी शुआन की पढ़ाई स्पॉन्सर करने वाला एनोनिमस व्यक्ति असल में सोंग चौली ही था। पुरानी बात में सोंग चौली से कहा गया था कि वो कोई फैसला लेने से पहले अच्छी तरह सोच ले। सोंग चौली अपने बड़े भाई की जगह कंपनी संभालने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन इसके बदले उसने एक रिक्वेस्ट रखी थी। वो किसी जरूरतमंद लड़की की पढ़ाई स्पॉन्सर करना चाहता था। वो लड़की जी शुआन थी। अब चेयरमैन को समझ आ जाता है कि सोंग चौली केवल हाल में जी शुआन के करीब नहीं आया, बल्कि वो 6 साल से सीक्रेटली उसकी मदद करता आ रहा है।
हॉस्पिटल में जी शुआन की माँ उससे वू रुई के बारे में पूछती है। वो जानना चाहती है कि जी शुआन ने हाल में वू रुई को देखा या नहीं। जी शुआन मना करते हुए कहती है कि वो काफ़ी बिजी थी और कई दिनों से उससे नहीं मिली। माँ सीधे पूछती है कि क्या दोनों का ब्रेकअप हो गया। आखिर जी शुआन सच बता देती है। वो कहती है कि उसका और वू रुई का कभी कोई रिलेशनशिप था ही नहीं। माँ को टेंशन से बचाने के लिए दोनों केवल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होने का नाटक कर रहे थे। माँ बताती है कि वो ये बात पहले ही समझ चुकी थी। कोई असली कपल 10-15 दिन तक एक दूसरे को कॉल किए बिना नहीं रह सकता। ऊपर से पहली बार गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स से मिलने आया वू रुई। ओवर टाइम की बात सुनते ही खुशी खुशी वापस चला गया था। उसकी एक्टिंग बिल्कुल कन्विंसिंग नहीं थी। माँ फिर पूछती है कि जी शुआन का असली बॉयफ्रेंड कौन है। तभी सॉन्ग चाओली टॉनिक ड्रिंक्स लेकर हॉस्पिटल रूम में पहुंच जाता है। माँ उसे पहचान कर कहती है कि ये तो व्यू रुई का बॉस है, जो पिछली बार उनके घर भी आया था। जी शुआन बताती है कि अब सॉन्ग चाओली उसका भी बॉस है। वो सॉन्ग चाओली से पूछती है कि इतने बिजी होने के बावजूद वो यहाँ क्यों आया, लेकिन सॉन्ग चाओली माँ के सामने जी शुआन की कंप्लेंट शुरू कर देता है। वो बताता है कि जी शुआन ने पिछली रात ठीक से खाना नहीं खाया और आज सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। इस तरह वो अपना स्टमक खराब कर लेगी। माँ दोनों को ध्यान से देखकर पूछती है कि क्या वे पिछली रात साथ थे और उनका रिलेशनशिप कब शुरू हुआ। सॉन्ग चाओली सच बताने का मौका तुरंत पकड़ लेता है। वो कहता है कि जी शुआन और शाओ जिंग का ब्रेकअप होने के बाद से वो लगातार जी शुआन को परस्यू कर रहा है, लेकिन जी शुआन उसे ऑफिशियल स्टेटस देने के लिए तैयार ही नहीं थी। उल्टा उसने सॉन्ग चाओली के सबऑर्डिनेट वू रुई को अपना फेक बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहा। सॉन्ग चाओली बताता है कि जी शुआन ने पिछली रात ही उसके साथ रिलेशनशिप स्वीकार किया, लेकिन अब भी उसे माँ से मिलवाना नहीं चाहती। जी शुआन उसे बीच में रोकने की कोशिश करती है, मगर माँ सॉन्ग चाओली को पूरी बात जारी रखने के लिए कहती है। सॉन्ग चाओली माँ से कहता है कि वो सच में जी शुआन को पसंद करता है। पिछली बार जब उसने सुना था कि जी शुआन का नया बॉयफ्रेंड है तो वो परेशान हो गया था। वो फ्यूचर की हर चीज़ की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन इतना वादा ज़रूर कर सकता है कि अपनी जान लगाकर जी शुआन की रक्षा करेगा। माँ कहती है कि अगर दोनों एक दूसरे को सही इंसान मानते हैं तो उसे इस रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह सुनकर सॉन्ग चाओली राहत महसूस करता है, मगर जी शुआन फिर भी कहती है कि उसे लगता है सॉन्ग चाओली उसे केवल अपनी सिंगल लाइफ का एक टेम्पररी पास टाइम समझता है। सॉन्ग चाओली उसकी कंप्लेंट को माँ के सामने और बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। माँ उसकी साइड लेते हुए कहती है कि वो इस मैटर में जी शुआन को समझाएगी। सॉन्ग चाओली तुरंत माँ को धन्यवाद देता है। इसके बाद सॉन्ग चाओली उन्हें एक अच्छी खबर देता है। माँ की रिकवरी ठीक चल रही है और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी परसों स्केड्यूल की जा सकती है। हॉस्पिटल तथा सर्जरी से जुड़ी सारी अरेंजमेंट्स वो पहले ही कंप्लीट कर चुका है। माँ उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद देती है। दूसरी तरफ जी शुआन की फ्रेंड लियाओ बे के साथ खाना खा रही होती है। लियाओ बे उसे ज़्यादा खाने के लिए कहता है ताकि वो डाइट करने के बजाय अपनी ताकत बनाए रखे और ज़रूरत पड़ने पर एक पंच में कई लोगों को गिरा सके। फ्रेंड उससे अगले दिन की छुट्टी मांगती है। लियाओ बे तुरंत पूछता है कि उसे किस काम से जाना है। फ्रेंड बताती है कि उसके एक दोस्त का बर्थडे है। लियाओ बे पूछता है कि वो फ्रेंड पुरुष है या महिला। जवाब मिलता है कि वो पुरुष है और फ्रेंड उसे पसंद करती है। ये सुनकर लियाओ बे जेलस हो जाता है। वो पूछता है कि दिन के 8 घंटे वो सोती है, 8 घंटे लियाओ बे के यहाँ काम करती है और बाकी समय पार्ट टाइम जॉब में जाती है, तो किसी दूसरे आदमी से मिलने का समय कहाँ मिला। फ्रेंड बताती है कि उसी पार्ट टाइम जॉब में उसकी मुलाकात फ्यूनरल डायरेक्टर से हुई थी और वो काफ़ी हैंडसम है। लियाओ बे तंज मारता है कि क्या केवल हैंडसम होने से कोई उसकी ज़िंदगी संभाल सकता है। फ्रेंड नाराज़ होकर कहती है कि वो पूरी मेहनत से काम करती है, इसलिए उसे रिलेशनशिप में आने का पूरा अधिकार है। लियाओ बे केवल उसका क्रेडिटर है, बॉयफ्रेंड नहीं, इसलिए उसके पर्सनल मैटर्स में इंटरफियर करने का उसे कोई हक नहीं। लियाओ बे उसका लीव डॉक्यूमेंट फेक बताकर अप्रूव करने से मना कर देता है। वो वार्निंग देता है कि फ्रेंड अगले दिन सही समय पर काम पर पहुंचे, वरना वो पुलिस बुलाकर उसे अरेस्ट करवा देगा। साथ ही इतने सारे खाने का बिल भी फ्रेंड को देने के लिए कहता है। हॉस्पिटल में जी शुआन की माँ उससे सॉन्ग चाओली के बारे में खुलकर बात करती है। माँ कहती है कि साफ दिखाई देता है सॉन्ग चाओली उससे बहुत प्यार करता है। फिर वो पूछती है कि जी शुआन खुद इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचती है। जी शुआन कहती है कि सॉन्ग चाओली सॉन्ग ग्रुप का प्रेसिडेंट है और दोनों की फैमिली बैकग्राउंड में बहुत बड़ा फर्क है। अभी सॉन्ग चाओली उसे पसंद करता है, मगर उसे डर है कि लंबे समय के बाद उसकी फीलिंग्स बदल सकती हैं। माँ उसे समझाती है कि हर आदमी शाओ जिंग जैसा नहीं होता। जी शुआन जवाब देती है कि वो फ्यूचर की हर पॉसिबिलिटी के बारे में सोचकर अपना प्रेजेंट खराब नहीं करना चाहती, इसलिए फिलहाल वो आज में जीना चाहती है। माँ उसकी बात समझ जाती है और कहती है कि आखिरी डिसीजन जी शुआन को खुद लेना चाहिए। उधर लियाओ बे को पता चलता है कि फ्रेंड काम पर नहीं आई और उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा।
वो उसके जानने वालों से कहता है कि 10 मिनट के अंदर उसे फ्रेंड की लोकेशन चाहिए, वरना वो पुलिस को कॉल करेगा। वो इस कंसर्न को प्यार के बजाय पैसों का मामला बताता है। फ्रेंड पर उसका काफी पैसा बकाया है और उसे डर है कि वो पैसे दिए बिना भाग जाएगी। जब जी शुआन उसकी स्पॉन्सरशिप का जिक्र करती है तो लियाओ बे उसे 5th अंकल से संपर्क करके फ्रेंड को ढूंढने के लिए कहता है। जी शुआन फ्रेंड को कॉल करती है। फ्रेंड बताती है कि वो जी शुआन की कंपनी के बाहर है। उसकी आवाज सुनकर जी शुआन पूछती है कि वो रो क्यों रही है। सभी उसके पास पहुंचते हैं। फ्रेंड बताती है कि वो पहले जी शुआन के घर गई थी, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। उसके फोन की बैटरी भी खत्म हो गई थी। फिर वो कंपनी के बाहर आई, मगर हॉलिडे होने की वजह से सिक्योरिटी ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। पावर बैंक लगाते ही जी शुआन का कॉल आ गया। जी शुआन पूछती है कि आखिर उसे किसने रुलाया। फ्रेंड बताती है कि वो फ्यूनरल डायरेक्टर का बर्थडे सेलिब्रेट करने गई थी, लेकिन वहां पता चला कि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ वापस रिलेशनशिप में आ गया है। फ्रेंड ने दोनों को साथ स्वीट फोटोज लेते देखा और उसे लगा कि वो खुद केवल एक मजाक बनकर रह गई। लाओ बै गुस्से में पूछता है कि वो आदमी कौन है जिसने फ्रेंड को रुलाया। वो उसे घायल करने की बात करता है, लेकिन फ्रेंड कहती है कि इसमें उस आदमी की गलती नहीं, क्योंकि उसने कभी फ्रेंड को पसंद करने का वादा ही नहीं किया था। फ्रेंड अपना दुख भुलाने के लिए ड्रिंक करना चाहती है। बाकी लोग भी उसके साथ बैठ जाते हैं। चारों इस बात पर टोस्ट करते हैं कि उन सभी को अच्छे पार्टनर्स मिले और आज कोई जल्दी ड्रंक न हो। फिर सभी साथ में चीयर्स करते हैं। ड्रिंक्स बढ़ने के साथ सभी की हालत बिगड़ने लगती है। फ्रेंड नशे में किसी को पकड़कर बैठी रहती है और उसे ग्लास खत्म करने के लिए कहा जाता है। वो लियाओ बे से पूछती है कि क्या वो 5th अंकल को वापस स्वीकार कर सकता है, मगर लियाओ बे उसकी बातों का सीधा जवाब नहीं देता। कुछ देर बाद फ्रेंड अपने पैरों को ढूंढने लगती है। वो बार बार पूछती है कि उसके पैर कहाँ चले गए और अचानक गायब कैसे हो गए। लियाओ बे उसे संभाल कर कहता है कि उसके पैर उसी के पास हैं। फिर वो फ्रेंड को अपने साथ ले जाता है। जाते समय उससे पूछा जाता है कि वो एक और ड्रिंक ऑर्डर किए बिना क्यों जा रहा है। जी शुआन और सोंग चौली भी वहां से वापस जाने का फैसला करते हैं। सोंग चौली जी शुआन को गोद में उठाकर घर ले जाने लगता है। जी शुआन बार बार नीचे उतारने के लिए कहती है और पूछती है कि उसे कैरी करने की क्या जरूरत है। सोंग चौली कहता है कि उसने लियाओ बे को फ्रेंड को उठाकर ले जाते देखा था। वो जी शुआन को किसी दूसरे कपल से जेलस नहीं होने देगा। जी शुआन दावा करती है कि वो बिल्कुल जेलस नहीं थी। वो केवल ये सोच रही थी कि लियाओ बे इतनी ड्रंक फ्रेंड को सेफली घर पहुंचा पाएगा या नहीं। सोंग चौली कहता है कि लियाओ बे की जुबान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो काफी रिलायबल इंसान है। फिर भी सोंग चौली बार बार कहता है कि वो जी शुआन को किसी से जेलस नहीं होने देगा। रास्ते में जी शुआन उससे पूछती है कि क्या उसे पहले से पता था लियाओ बे ने उसकी पढ़ाई स्पॉन्सर की थी। सोंग चौली कहता है कि उसे केवल इतना मालूम था कि लियाओ बे का एक समय बहुत खराब चल रहा था। उसी ने लियाओ बे को कुछ अच्छे काम करने की सलाह दी थी। जी शुआन पूछती है कि सोंग चौली ने खुद कौन से अच्छे काम किए हैं। सोंग चौली मजाक में कहता है कि वो जन्म से ही परफेक्ट है, इसलिए उसे अलग से अच्छे काम करने की जरूरत नहीं। फिर वो जी शुआन को ब्यूटीफुल मून दिखाता है। बैकग्राउंड में प्यार भरा गाना शुरू हो जाता है। सोंग चौली उसे अपने पास्ट के बारे में पूछने देता है। जी शुआन पूछती है कि क्या उसके ग्रैंडफादर हमेशा उसके और उसके भाई के साथ बुरा व्यवहार करते थे। सोंग चौली बताता है कि ग्रैंडफादर उसके बड़े भाई से बहुत प्यार करता था। वो केवल सोंग चौली को पसंद नहीं करता था और कई बार बिना कारण उसे मारता था। उसका भाई ग्रैंडफादर को रोकने की कोशिश करता तो सोंग चौली को और ज्यादा मारा जाता। सोंग चौली कहता है कि सोंग फैमिली जैसे पावरफुल घर में उसका चाइल्डहुड बिल्कुल खुशहाल नहीं था। जी शुआन उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है। सोंग चौली बताता है कि उसने अपनी माँ को कभी नहीं देखा और पिता की मृत्यु तब हो गई थी जब वो केवल 6 साल का था। कुछ देर बाद सोंग चौली अपनी रिंग की तरफ देखकर कहता है कि जी शुआन ने पिछली बार इसका मीनिंग पूछा था। ये रिंग उसे अपने बड़े भाई की बहुत याद दिलाती है। सोंग चौली को किडनैपिंग वाली रात याद आने लगती है। किडनैपर ने दोनों भाइयों से कहा था कि आज उनमें से केवल एक ही जीवित रह सकता है। फैसला उन्हें खुद करना था। रात में छोटा सोंग चौली अपने बड़े भाई से पूछता है कि क्या वो सोते समय उसे मार देगा। बड़ा भाई मना करता है। सोंग चौली भी कहता है कि वो अपने भाई को कभी नहीं मारेगा। दोनों तय करते हैं कि वे भाई हैं, इसलिए साथ जिएंगे और जरूरत पड़ी तो साथ मरेंगे। सोंग चौली अपने बड़े भाई पर भरोसा करके सो जाता है। कुछ देर बाद बड़ा भाई उसे जमीन पर ठंड में पड़ा देखकर अपना कोट ओढ़ाने जाता है। तभी उसे कहा जाता है कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका सॉफ्ट हार्टेड होना है। ग्रैंडपा को कमजोर दिल वाला व्यक्ति पसंद नहीं और जीवित रहने के लिए रूथलेस बनना जरूरी है। इसके बाद सोंग चौली अपने बड़े भाई को पुकारता है, लेकिन वो वापस जवाब नहीं देता। उसी रात उसका भाई उससे हमेशा के लिए दूर हो गया था।
चेयरमैन सॉन्ग असिस्टेंट क्यू को बुलाकर पूछता है कि सॉन्ग चाओली पिछले कुछ दिनों से ग्रुप के इवेंट्स में क्यों नहीं दिखाई दिया। असिस्टेंट कहता है कि प्रेसिडेंट सॉन्ग बिजनेस के सिलसिले में सिटी से बाहर है। चेयरमैन उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। वो पूछता है कि क्या सॉन्ग चाओली जी शुआन के साथ है। फिर वो 6 साल पहले की घटना उठाता है जब सॉन्ग चाओली ने अचानक जी शुआन की पढ़ाई स्पॉन्सर करने का फैसला किया था। चेयरमैन जानना चाहता है कि उस समय दोनों के बीच क्या हुआ था। पुरानी मेमोरी में युवा सॉन्ग चाओली जी शुआन को स्कूल के बाद छोटे मोटे काम करते देखता है। उसी समय डेट कलेक्टर्स उसके घर पहुंचकर उसे और माँ को धमकाते हैं। जी शुआन किसी को पास न आने की वार्निंग देती है और कहती है कि जो मरने से नहीं डरता वही आगे आए। कलेक्टर्स उसका मजाक उड़ाते हैं कि इतनी छोटी लड़की कर्ज कैसे चुकाएगी, लेकिन जी शुआन फिर वही शर्त रखती है, या तो वे उसे आज मार दें या प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। उसके पिता ने पैसा लिया था, इसलिए वो एक एक सेंट लौटाएगी। जी शुआन की हिम्मत देखकर कलेक्टर उसकी बात मान जाता है। ये सब देखने के बाद सॉन्ग चाओली पूछता है कि क्या वो भी जी शुआन जितनी मजबूती से जी सकता है। उसे जवाब मिलता है कि वो जरूर ऐसा कर सकता है। असिस्टेंट यू चेयरमैन को बताता है कि बड़े भाई की मृत्यु के बाद सॉन्ग चाओली बहुत दुखी था। उसी समय उसने जी शुआन को डेट कलेक्टर्स का सामना करते देखा और उसकी हिम्मत से जीने की प्रेरणा मिली। इसी वजह से उसने जी शुआन को स्पॉन्सर करने का फैसला किया था। उधर जी शुआन की फ्रेंड अपने घर पहुंचकर देखती है कि उसकी की गायब है। लियाओबे पूछता है कि उसे याद है की कहाँ गिरी। फ्रेंड बताती है कि शायद वो फ्यूनरल डायरेक्टर के ऑफिस में छूट गई। लियाओबे नाराज होकर पूछता है कि जब वो पिछली रात फ्रेंड को घर छोड़ने आया था तो उसने ये बात क्यों नहीं बताई। फ्रेंड कहती है कि उसने पूरी रात हॉलवे में सोकर गुजारी। लियाओबे अगले दिन लॉक बदलवाने और की खोजने का फैसला करता है। फिर वो फ्रेंड की कम अल्कोहल टॉलरेंस का मजाक उड़ाता है और कहता है कि इतनी छोटी कैपेसिटी के बावजूद वो बड़े लोगों की तरह ड्रिंक करने की कोशिश करती है। वो रात में फ्रेंड के मैसेज का इंतजार करने और उसके लिए हैंगओवर सूप बनाने की बात करता है। फ्रेंड हैरान होती है कि लियाओबे सूप भी बना सकता है। लियाओबे खुद को उसके फ्यूनरल डायरेक्टर से ज्यादा केपेबल और ऑलमोस्ट ओमनीपोटेंट बताता है। फ्रेंड कहती है कि अब उसका नशा उतर चुका है, इसलिए सूप की जरूरत नहीं, लेकिन लियाओबे बताता है कि वो कभी कुकिंग नहीं करता, फिर भी फ्रेंड के लिए सूप बनाने को तैयार है। उसे समझना चाहिए कि इस एफर्ट का क्या मतलब है। वो किडनैपिंग वाली घटना याद दिलाता है। फ्रेंड के डेंजर में होने की खबर मिलने पर लियाओबे पूरे सिटी को पलट देने के लिए तैयार था। वो पूछता है कि क्या इतने सब के बाद भी फ्रेंड को उनके रिलेशनशिप में कुछ महसूस नहीं होता। फ्रेंड आखिर उसकी बात का मीनिंग समझने का दावा करती है, मगर वो इसे रोमांटिक फीलिंग के बजाय स्वॉन ब्रदर वाला रिश्ता मान लेती है। वो कहती है कि अगर लियाओबे उसका बड़ा भाई बन गया तो उसके पास एक और ब्रदर होगा। लियाओबे उसकी गलतफहमी दूर करते हुए सीधे कह देता है कि वो उसे पसंद करता है। इसके बाद वो फ्रेंड को घर ले जाकर हैंगओवर सूप बनाने की बात करता है। अगली सुबह सॉन्ग चाओली को अर्जेंट खबर मिलती है। नर्सिंग होम के सेक्शन ए में कंस्ट्रक्शन के दौरान एक वॉल गिर गई है और 2 वर्कर्स की मृत्यु हो चुकी है। सॉन्ग चाओली तुरंत वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। जी शुआन बताती है कि उसकी माँ की सर्जरी आज नून में स्केड्यूल है। सॉन्ग चाओली उसे पहले हॉस्पिटल जाने के लिए कहता है और भरोसा दिलाता है कि काम संभालने के बाद वो उससे वहीं मिलेगा। सॉन्ग चाओली जल्दी में अपना फोन पीछे छोड़ जाता है। असिस्टेंट जियो उसे रोककर फोन देने की कोशिश करता है, लेकिन वो तब तक निकल चुका होता है। सॉन्ग चाओली का फोन पीछे छूटने के बाद उसमें क्यूलिंग के कैप्शंस और जी शुआन के बर्थडे से जुड़ी कुछ बातें दिखाई देती हैं। इसके बाद मेमोरीज के साथ रोमांटिक सॉन्ग चलता है, जिसमें फिंगरप्रिंट्स, ठंडी पड़ चुकी वार्मथ, स्टबर्न आंखों, पुराने प्रॉमिसेस और रीयूनियन का जिक्र होता है। एक पुरानी बातचीत में कोई बताता है कि काम से खाली समय मिलने पर वो शॉप के बाहर खड़ा होकर आती जाती कार्स देखता था। उसके अनुसार इंसानों की जिंदगी भी कार्स जैसी है। रास्ते में अपहिल और डाउनहिल दोनों आते हैं। कभी नुकसान हो जाए तब भी रिपेयर के बाद सफर दोबारा जारी रखा जा सकता है। इसके बाद पुराने फोटो एल्बम, बिना बोले किए गए प्रॉमिसेस, स्कार्स और मुश्किल समय में अकेला न होने की बातें आती हैं। एक और पुरानी बातचीत में क्विंगचेंग से होने, लंबे समय तक विदेश में रहने और वापस लौटने पर मिलने की उम्मीद जताई जाती है। साथ ही कहा जाता है कि ये केवल एक डील है और इसे जिंदगी की हर चीज नहीं बनाना चाहिए। नर्सिंग होम एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। रिपोर्ट के अनुसार कंस्ट्रक्शन में सबस्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से वॉल कोलैप्स हुई। सॉन्ग चाओली पूछता है कि प्रोजेक्ट का मेन रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन था। असिस्टेंट पहले हिचकिचाता है तो सॉन्ग चाओली उसे बिना स्टटर किए साफ जवाब देने के लिए कहता है। बताया जाता है कि नर्सिंग होम प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन कंपनी वानशेंग थी। मिस्टर ली के अनुसार उस समय प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबल मैनेजर जी शुआन थी।
जी शुआन तुरंत कहती है कि वर्कप्लेस में बिना एविडेंस के आरोप लगाना सबसे गलत बात है। अगर किसी के पास उसके खिलाफ प्रूफ है तो वह सामने रखा जाए। इसके बाद उसका पुराना बैंक अकाउंट रिकॉर्ड दिखाया जाता है। उस अकाउंट में ओवरसीज सोर्स से 1.5 मिलियन ट्रांसफर हुए थे और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नर्सिंग होम प्रोजेक्ट से जुड़ा दिखाई देता है। कुछ एम्प्लॉइज कहते हैं कि जी शुआन ने ग्रुप के इंटरेस्ट के खिलाफ अपने लिए पैसा लिया है, इसलिए उसे सॉन्ग फैमिली में रहने का अधिकार नहीं है। जी शुआन इस आरोप से इनकार करती है। चेयरमैन जी शुआन को अकेले बुलाकर कहता है कि उसने उसके ट्रस्ट को तोड़ा है। जी शुआन जवाब देती है कि उसे सच में नहीं पता ये पैसा उसके अकाउंट में कहां से आया। चेयरमैन कहता है कि वह इस मनी मैटर को इग्नोर कर सकता है, मगर उसकी एक कंडीशन है, जी शुआन को सॉन्ग फैमिली छोड़नी होगी। जी शुआन बताती है कि उसने यह बैंक कार्ड काफी समय से इस्तेमाल ही नहीं किया, इसलिए उसके अकाउंट में आया पैसा जरूर किसी सेटअप का हिस्सा है। लेकिन चेयरमैन उसे अपनी बात एक्सप्लेन करने का पूरा मौका नहीं देता। जी शुआन को कॉलेज के समय वाला फोन कॉल याद आता है। टीचर झांग ने उसे बताया था कि किसी अनामोनस व्यक्ति ने उसकी इन्फॉर्मेशन देखकर उसकी पढ़ाई स्पॉन्सर करने का फैसला किया है। जी शुआन ने स्पॉन्सर का कांटेक्ट मांगा था क्योंकि वह खुद उसे धन्यवाद कहना चाहती थी, लेकिन उसे केवल ईमेल एड्रेस दिया गया और डोनर ने अपनी आइडेंटिटी छिपा कर रखी। अब जी शुआन समझती है कि जिस कार्ड में सस्पिशियस पैसा आया वह वही स्पेशल अकाउंट था जो उसकी कॉलेज स्पॉन्सरशिप के लिए बनाया गया था। सीन जी शुआन चेयरमैन से कहती है कि यह कार्ड उसी समय का है जब सॉन्ग चाओली ने उसकी पढ़ाई स्पॉन्सर की थी। चेयरमैन ने वही अकाउंट ढूंढकर उसके अंदर पैसा ट्रांसफर करवाया और अब उसे फ्रेम करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद जी शुआन पहली बार चेयरमैन से सीधे सॉन्ग चाओली की पीठ पर मौजूद स्कार्स के बारे में पूछती है। वह जानना चाहती है कि चेयरमैन उसे इतनी बेरहमी से क्यों मारता रहा और उसे ऐसा ट्रीटमेंट देने का आखिर क्या अधिकार था। चेयरमैन बताता है कि बड़े भाई शाओ कियन की मृत्यु से पहले सॉन्ग चाओली केवल सॉन्ग फैमिली का इलिजिटिमेट चाइल्ड था। किस्मत से वह उस किडनैपिंग में नहीं मरा और बड़े भाई की जगह फैमिली का सोल हीयर बन गया। जी शुआन कहती है कि चेयरमैन एक तरफ सॉन्ग चाओली की कैपेबिलिटी और मेहनत का फायदा उठाता है, लेकिन दूसरी तरफ उसी से नफरत करता है। क्या यही उसकी फैमिली वैल्यूज है? वह साफ कहती है कि इस फॉल्स ट्रैप को स्वीकार नहीं करेगी और जरूरत पड़ी तो लीगल एक्शन लेगी। सॉन्ग चाओली से दूर होने की जरूरत जी शुआन को नहीं बल्कि चेयरमैन को है। अब सॉन्ग चाओली की जिंदगी में ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो उसे सच्चा प्यार देगा। चेयरमैन उसकी मां की बीमारी का इस्तेमाल करके उसे रोकता है। वह कहता है कि जी शुआन अपनी मां के लिए किडनी डोनर तक नहीं बचा सकती, तो सॉन्ग चाओली से प्यार करने की बात कैसे कर सकती है। वह अल्टीमेटम देता है, अगर जी शुआन सॉन्ग चाओली और सॉन्ग फैमिली को छोड़ देती है तभी उसकी मां का किडनी ट्रांसप्लांट होगा। सॉन्ग चाओली और अपनी मां के बीच जी शुआन केवल एक को चुन सकती है। सॉन्ग चाओली जी शुआन के पास पहुंचकर उसे न डरने के लिए कहता है। वह भरोसा दिलाता है कि चेयरमैन उसे रोक नहीं सकता, लेकिन मां की जिंदगी दांव पर होने के कारण जी शुआन सॉन्ग चाओली से माफी मांगती है। वह रिलेशनशिप खत्म करके वहां से चली जाती है। सॉन्ग चाओली चेयरमैन से पूछता है कि उसने जी शुआन से क्या कहा। चेयरमैन पूरी सच्चाई बता देता है। उसने जी शुआन से सॉन्ग चाओली और उसकी मां के बीच चॉइस करने के लिए कहा था। चेयरमैन कहता है कि जी शुआन ने साफ तौर पर सॉन्ग चाओली को नहीं चुना। इससे साबित होता है कि उसने उसे छोड़ दिया है। सॉन्ग चाओली समझ जाता है कि उसकी गैर मौजूदगी में चेयरमैन पुराने रूल्स भूल चुका है और जी शुआन को उसकी मां के जरिए मजबूर कर रहा है। वह जी शुआन को सेफली घर भेजने का आद कहता है कि सॉन्ग चाओली को फैमिली में वापस लाने का असली कारण भी उससे प्यार नहीं था। उसे किडनैपिंग और स्कैंडल से बचने के लिए केवल एक बैकअप के रूप में रखा गया था। चेयरमैन के अनुसार किडनैपिंग में मरने वाला सॉन्ग चाओली होना चाहिए था, उसका प्यारा शाओ कियन नहीं। सॉन्ग चाओली को फिर पुरानी किडनैपिंग की रात याद आती है जब दोनों भाइयों में केवल एक के जीवित रहने की बात कही गई थी। उसके बड़े भाई की मौत के बाद भी चेयरमैन ने कभी उसे अपना नहीं माना। अब चेयरमैन कहता है कि भले सॉन्ग चाओली उसके लिए थ्रेट न हो, लेकिन वह जी शुआन की मां की सर्जरी रोककर उसे कंट्रोल कर सकता है।
सॉन्ग चाओली जवाब देता है कि चेयरमैन का प्लान फेल हो चुका है। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार उसका किडनी जी शुआन की मां के साथ परफेक्टली मैच करता है। उसने अपना किडनी डोनेट करने का फैसला कर लिया है। चेयरमैन उसे पागल कहता है। सॉन्ग चाओली घोषणा करता है कि आज से वह खुद को सॉन्ग फैमिली का हिस्सा नहीं मानता। उसके बिना सॉन्ग ग्रुप ज्यादा समय। जी शुआन अपनी मां को बताती है कि उसका और सॉन्ग चाओली का रिलेशनशिप खत्म हो गया है। माँ वजह पूछती है, लेकिन जी शुआन अपनी भावनाएं संभाल नहीं पाती। तभी सॉन्ग चाओली हॉस्पिटल पहुंचता है। जी शुआन उसे देखकर कहती है कि उसे लगा था सकता है और जी शुआन को माँ की सर्जरी की तैयारी करने के लिए कहता है। जी शुआन को फिर बताया जाता है कि सॉन्ग चाओली ने डोनर ढूंढने के लिए अपने सारे कनेक्शंस इस्तेमाल किए और खुद भी मेडिकल एग्जामिनेशन कराया। जरूरत पड़ने पर वह अपना किडनी देकर उसकी मां का इलाज करवाने वाला है। जी शुआन की मां यह सुनकर तुरंत मना कर देती है। वह कहती है कि सॉन्ग चाओली का किडनी लेने के बजाय वह मरना पसंद करेगी। सॉन्ग चाओली उसे समझाने की कोशिश करता है, मगर मां डिस्चार्ज होने की मांग करने लगती है। तभी हॉस्पिटल स्टाफ आकर बताता है कि किडनी सोर्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अब सॉन्ग चाओली को अपना किडनी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 6 महीने बाद जी शुआन और सॉन्ग चाओली पुराने स्कूल कैंपस में जाते हैं। दोनों लाइब्रेरी, क्लासरूम बिल्डिंग और प्लेग्राउंड देखकर महसूस करते हैं कि यहाँ ज्यादा कुछ नहीं बदला। जी शुआन मानती है कि उसे इस जगह की थोड़ी याद आती थी। सॉन्ग चाओली भी कहता है कि उसे यहाँ लौटकर नॉस्टैल्जिया महसूस हो रहा है। कैंपस में घूमते हुए सॉन्ग चाओली जी शुआन को याद दिलाता है कि उनके 6 महीने पूरे हो चुके हैं। वह पूछता है कि क्या अब जी शुआन को उसे एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और ऑफिशियल स्टेटस नहीं देना चाहिए। वह जी शुआन की न्यू कंपनी के लिए भी काफी मेहनत कर चुका है। जी शुआन फिर कहती है कि वह इस बारे में और सोचेगी। दोनों की क्लोजनेस देखकर स्कूल स्टाफ उन्हें याद दिलाता है कि यह स्कूल है और उन्हें पब्लिक जगह पर प्रॉपर बिहेवियर रखना चाहिए। सॉन्ग चाओली को एक बार फिर जी शुआन का जवाब अधूरा छोड़ना पड़ता है। इसके बाद दोनों एक पुराने रेस्टोरेंट में जाते हैं। जी शुआन बताती है कि स्कूल के समय वह यहाँ अक्सर खाना खाती थी। सॉन्ग चाओली श्याओ जिंग को स्टिंकी कहते हुए पूछता है कि क्या वह हमेशा जी शुआन को इसी छोटी जगह पर लाता था। रेस्टोरेंट ऑनर जी शुआन को पहचान लेता है। सॉन्ग चाओली बताता है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड को वह जगह दिखाने लाया है जहां उसने पढ़ाई की थी। ऑनर सॉन्ग चाओली को ध्यान से देखकर कहता है कि उसे भी वह कहीं देखा हुआ लगता है। वह पूछता है कि क्या सॉन्ग चाओली पहले उसके रेस्टोरेंट में आया है। फिर उसे याद आता है कि स्कूल के समय एक आदमी हर फ्राइडे यहाँ आया करता था और कभी कभी छोटा टिप भी छोड़ जाता था। वह आदमी सॉन्ग चाओली जैसा दिखता था। सॉन्ग चाओली तुरंत कहता है कि ऑनर किसी और को समझ रहा है। वह उस समय चिंगचेंग में रहता था, इसलिए यहाँ आना पॉसिबल नहीं था। जी शुआन को उसकी बात पर शक होने लगता है। वह सॉन्ग चाओली को चिढ़ाकर पूछती है कि क्या उसकी कोई फर्स्ट लव थी। सॉन्ग चाओली भी जवाब देता है कि अगर जी शुआन इस तरह पूछेगी तो वह कहेगा कि उसकी भी एक फर्स्ट लव थी। जी शुआन को स्कूल के समय की एक पुरानी बातचीत याद आती है। किसी ने उससे पूछा था कि क्या वह इसी स्कूल की स्टूडेंट है और क्या उसका बॉयफ्रेंड है। जी शुआन ने बताया था कि वह लड़का उसका एक्स बॉयफ्रेंड है, लेकिन वह अभी तक उसे पूरी तरह भूल नहीं पाई। उस समय उसे यह नहीं पता था कि कोई और भी दूर से चुपचाप उसे देखता था। वर्तमान में जी शुआन सॉन्ग चाओली से पूछती है कि वह यह पूरा चैरिट कब तक चलाने वाला है। फिर वह सॉन्ग चाओली का फोन खोल लेती है। सॉन्ग चाओली हैरान होकर पूछता है कि जी शुआन को उसके फोन का पासवर्ड कैसे पता चला। जी शुआन कहती है कि पासवर्ड उसका बर्थडे है, इसलिए गैस करना मुश्किल नहीं था। आखिर सॉन्ग चाओली अपना एक और सीक्रेट मान लेता है। उसने असिस्टेंट क्यू का अकाउंट इस्तेमाल किया और उसकी आइडेंटिटी में जी शुआन को मैसेज भेजे थे। जी शुआन को अब पुराने मैसेजेस तथा रेस्टोरेंट ओनर की बात के बीच कनेक्शन समझ आने लगता है। जी शुआन पूछती है कि क्या रेस्टोरेंट ओनर को सॉन्ग चाओली की फोटोज लियो बेई ने भेजी थी। सॉन्ग चाओली पहले बचने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर सच स्वीकार कर लेता है।
रेस्टोरेंट ऑनर ने किसी गलत आदमी को नहीं पहचाना था। स्कूल के समय सॉन्ग चाओली सच में हर फ्राइडे नाइट जी शुआन को देखने आता था। वह दूर रहकर उसकी जिंदगी पर नजर रखता और बिना अपनी आइडेंटिटी बताए उसकी मदद करता था। जी शुआन पूछती है कि वह यह बात उससे कब तक छिपाने वाला था। सॉन्ग चाओली जवाब देता है कि जरूरत पड़ती तो वह पूरी जिंदगी यह सीक्रेट अपने पास रखता। फिर वह जी शुआन से खुलकर कहता है कि वह उसे सच में बहुत पसंद करता है। उसकी पूरी जिंदगी में जी शुआन ही इकलौती महिला है जिससे उसने प्यार किया है, इसलिए जी शुआन के लिए उसे किसी भी मुश्किल से लड़ना पड़े, वह उसके लिए वर्थ इट है। सारी सच्चाई सामने आने के बाद दोनों एक दूसरे को आगे जाने के लिए कहते हैं। पहले जी शुआन सॉन्ग चाओली को जाने के लिए कहती है और सॉन्ग चाओली वही बात उसकी तरफ लौटा देता है। आखिर दोनों तय करते हैं कि अलग अलग जाने के बजाय साथ चलेंगे। जी शुआन इसके लिए तैयार हो जाती है और आखिर दोनों अलग अलग जाने के बजाय साथ चलने का फैसला करते हैं। कुछ समय बाद दोनों अपनी फैमिली के साथ दिखाई देते हैं। उनका बेटा हुआन हुआन परेशान बैठा है। जी सुएन और सॉन्ग चाओली उससे कहते हैं कि मॉम और डैड को उससे एक जरूरी बात करनी है। पहले उससे फाइनल एग्जाम का रिजल्ट पूछा जाता है। हुआन हुआन बिना बात छिपाए बता देता है कि वह क्लास में लास्ट आया है। पेरेंट्स पूछते हैं कि क्या उसे पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम हो रही है। हुआन हुआन इसके लिए लियो जी का नाम लेता है। फिर पता चलता है कि लियो जी उसी क्लास में पढ़ता है जिसमें लियो बेई की बेटी लियो यान यान भी है। इसी बीच फैमिली को खबर मिलती है कि घर में नया बच्चा आने वाला है। यह सुनकर हुआन हुआन एग्जाम की टेंशन भूल जाता है और खुशी से बार बार कहने लगता है कि उसकी छोटी बहन पैदा होने वाली है। और इसके साथ ही ये ड्रामा यहीं एंड होता है।